मुख्तार अंसारी तो खत्म हो गया, उसका खौफ भी खत्म हो गया, वो दौर भी खत्म हो गया, ये आपको लगता है? क्या योगी आदित्यनाथ अगर नहीं होते मुख्यमंत्री तो आपको लगता है कि माफिया राज खत्म हो पाता उत्तर प्रदेश से? वो कार्रवाई किसी और व्यक्ति में मैंने नहीं सोच सकता कि कोई कर पाता या उस लेवल तक कर पाता जो कार्रवाई पूज्य महाराज जी ने इन माफियाओं के खिलाफ किया है। आज पूज्य महाराज जी हैं तो इस प्रदेश के अंदर माफिया चू से चाँ तक नहीं कर रहा है। इसीलिए हमारे महाराज जी हमेशा कहते हैं कि जब जब हम बटे हैं तब तब हम कटे हैं, और उसका मिसाल यही है। मोहम्मदाबाद उसका सबसे बड़ा मिसाल है। 29 नवंबर 2005 उस तारीख को क्या हुआ था? गोलियां तो उनके शरीर से करीब 100 से ऊपर ही थी। जख्म उनके शरीर पे बहुत ज़्यादा थे। गोली मारने के बाद उनकी शिखा भी काटी गई। बाकायदा 47 से उनके माथे के तिलक को मिटाने के लिए सर पे भी गोली मारी गई। कृष्णानंद राय के यहाँ तिलक पर गोली मारना और उनकी शिखा काटना, तो ये क्या हिंदुत्व पर हमले के तौर पर देखना है? क्योंकि दूसरे साइड से जो हमला करने वाले हैं वो दूसरे धर्म के हैं। जिसकी शिखा काटी गई वो भू ब्राह्मण, जिसने मरवाया वो मुसलमान था। समाज में अपने आप को, अपने स्वार्थ को स्थापित करने के लिए एक धर्म जो मुस्लिम धर्म है वो अपने सामने हम हिंदुओं का इस्तेमाल करके अपनी इच्छाओं का और अपने स्वार्थ का कैसे पूर्ति करते हैं, उसका ये साफ उदाहरण है। आपके पिताजी कृष्णानंद राय ने मुलायम सिंह यादव से रिक्वेस्ट की थी कि उनकी जान को खतरा है तो उन्हें सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया मुलायम सिंह यादव की तरफ से। तो अगर कार्रवाई करते या सुरक्षा दे देते तो वहाँ के मुसलमान वर्ग नाराज हो जाते। कोर्ट रूम के अंदर भी आपको ऐसी धमकियां मिली हैं? मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ। 18 साल या 19 साल की उम्र रही हो और मैं कोर्ट में अकेला खड़ा रहता था और मुख्तार अंसारी की पेशी होती थी। 200 लोग उस कोर्ट में आते थे, तरह तरह की बातें बोलना कि आज बाप गया है तो कल तुम्हारी बारी है। इसमें समझना ये भी चाहती हूँ, शिव प्रकाश शुक्ला का अगर मैं यहाँ पर जिक्र करूँ, माफिया वो भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उससे बड़ा तो कोई हुआ नहीं माफिया। शिव प्रकाश शुक्ला का अगर एनकाउंटर हो सकता है तो मुख्तार अंसारी का क्यों नहीं हो सकता? अतीक अहमद का क्यों नहीं हो सकता? मुख्तार के खिलाफ या उसके साम्राज्य के खिलाफ पूज्य महाराज जी के आने से पहले सरकारें नहीं जानती थी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ सबसे पहले जो CBI जांच हुई 92-93 में कल्याण सिंह जी द्वारा ही हुई थी, जो उसने रंगूटा जी का उसने अपहरण किया। लेकिन वो छोटा सा गुंडा इतना बड़ा माफिया 2017 से पहले तक कैसे बना? योगी आदित्यनाथ के साथ जो आपकी मुलाकात रही उसकी फोटो आपने खुद शेयर किया। अमित शाह के साथ आपकी मुलाकात हो चुकी है। राजनीति में उतरने की ये तैयारी है क्या? जिस दिन समाज को लगेगा कि मैं उनके किन्हीं भी कष्टों का या उनके किसी भी कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम हूँ तो वो समाज मेरे लिए खुद आगे बढ़ के आएगा। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। उत्तर प्रदेश के चुनावों से जुड़ी हुई, उत्तर प्रदेश के हालात से जुड़ी हुई हर बात आज के इस पॉडकास्ट में होगी। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और पुराना खौफ जो अतीक अहमद का था, मुख्तार अंसारी का था, उसके बिना ये पहला चुनाव अब होने वाला है उत्तर प्रदेश में। ये दोनों ही माफिया अब इस दुनिया में नहीं है और इस चुनाव में क्या तस्वीर बदलेगी ये भी हमने समझने की कोशिश की है। आपको याद होगा 2005 में बड़ा चर्चित हत्याकांड रहा था कृष्णानंद राय का। उनके बेटे पीयूष राय आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं। मौजूदा योगी सरकार ने माफिया राज खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए, किस तरह से जीरो टॉलरेंस योगी सरकार का रहा है माफियाओं के प्रति, वो भी उन्होंने बताया है। क्या एक खास धर्म के लिए ही कार्रवाई की जा रही है क्या उत्तर प्रदेश में, इसका जवाब भी उन्होंने दिया है। और 27 में आगे उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है उस संदर्भ में भी उनसे बात हुई है। कृष्णानंद राय के वो बेटे हैं, इसके अलावा उनकी मां अलका राय भी विधायक रह चुकी हैं। 2017 में वो चुनी गई थी। क्या 2027 में वो खुद भी तो विधायकी की तैयारी नहीं कर रहे हैं? सवाल हमने ये भी पूछा है। गौर से आज के इस पॉडकास्ट को आप देखिएगा, समझने में आपको मदद मिलेगी कि पहले के उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश में कितना फर्क है। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद कैसे क्रैश लैंडिंग हुई थी, न सिर्फ पीयूष राय के परिवार के लिए बल्कि राजनीति के लिए भी मैं कहूंगी।
अब क्या वो ऑटो पायलट मोड में चल रही है राजनीति या उत्तर प्रदेश की बयार, समझने की हम ये भी कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बोर्डिंग पास हम देते हैं पीयूष राय को। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शालिनी जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल तो आपसे यही कि ये पहला चुनाव होगा जब उत्तर प्रदेश में हम मुख्तार अंसारी की बात कर लें या हम अतीक अहमद की बात कर लें, इन दोनों माफियाओं के बिना ये पहला चुनाव है उत्तर प्रदेश का। तो ऐसी परिस्थिति में मैं अगर आपसे समझना चाहूँ तो मुख्तार अंसारी तो ख़त्म हो गया, उसका खौफ भी ख़त्म हो गया, वो दौर भी ख़त्म हो गया, ये आपको लगता है? देखिए, निश्चित रूप से वो जो एक खौफ का जो बीज मंत्र मुख्तार ने शुरू किया था उस पर लगाम ज़रूर लगा है, लेकिन वो मानसिकता जो है वो मानसिकता अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं है। और निश्चित रूप से पूज्य महाराज जी की जो विचार है, जो उनका भविष्य में इस प्रदेश को लेके जो वो जहाँ पहुँचना चाहते हैं, ऐसी मानसिकताओं के खिलाफ लड़ाई निरंतर रहनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे बीज हैं जो कभी भी पनप सकते हैं और ये हमेशा से समाज को विखंडित करने का, उनको बांट के उस पर राजनीति करने का हमेशा से इनका यही प्रयास रहा है। तो वो लड़ाई तो हमेशा लगता है कि जब तक ये मानसिकता, जब तक इस समाज में पनपेगी बांटने की, विखंडता की, समाज को अगड़े पिछड़े की लड़ाई में या जात में बांटने की, तब तक ये स्थिति और ऐसे माफियाओं के खिलाफ लड़ाई तो चलती रहेगी। पूज्य महाराज जी, आपने शब्द का इस्तेमाल किया, तो पहला तो मैं समझना चाहूँगी कि पूज्य आपने क्यों लगाया, और दूसरा ये कि क्या योगी आदित्यनाथ अगर नहीं होते मुख्यमंत्री तो आपको लगता है कि माफिया राज खत्म हो पाता उत्तर प्रदेश से? देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, इस पर अलग अलग लोगों की अपनी राय हो सकती है। मुख्यमंत्री बनने से पहले पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी का एक पीठाधीश्वर होने के नाते और व्यक्तिगत रूप से मेरा एक गुरु शिष्य का जो नाता है, वो संबंध होने के नाते हमारे लिए तो हमेशा से वो आदरणीय और पूज्य रहेंगे ही। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इस पूरे प्रदेश के लिए उनकी जो अपनी विचार है, इस प्रदेश को आगे ले जाने का, एक उत्तम प्रदेश बनाने का जो उन्होंने अपना रास्ता अपनाया है, उनकी अपनी जो सोच है और वो जो दृढ़ निश्चय है उनके अंदर कि इसको, इस प्रदेश को इस पूरे देश के अंदर एक सबसे मजबूत प्रदेश के रूप में खड़ा करने का, मेरा मानना है कि वो निश्चित रूप से वो उस लक्ष्य तक पहुँचेंगे। और जो मानसिकता, जिन मानसिकताओं के खिलाफ उन्होंने अपना बिगुल 2017 में चलाया और उनके खिलाफ जो कार्रवाई की, निश्चित रूप से जो दृढ़ निश्चय उनके अंदर मैंने महसूस किया है, वो कार्रवाई किसी और व्यक्ति में मैंने नहीं सोच सकता कि कोई कर पाता या उस लेवल तक कर पाता जो कार्रवाई पूज्य महाराज जी ने इन माफियाओं के खिलाफ किया है। 29 नवंबर 2005 यही तारीख थी जी जब आपके पिताजी की हत्या हुई। वैसे ये बहुत दर्दनाक दिन, मैं जानती हूँ, ज़रूर आपके जीवन का है और आप जितनी बार भी याद करते होंगे उतनी बार आपको कष्ट ज़रूर होता होगा। पर मैं एक और बार आपसे समझना चाहती हूँ कि उस तारीख को क्या हुआ था। ये इसलिए भी कि 2005 से 2026 आ गया है, लेकिन बहुत सी थियोरी इसमें है। कोई कहता है ज़रूर कोई मुखबिरी कर रहा होगा, कोई ये पूछता है कि क्या ज़रूरत थी बुलेट प्रूफ गाड़ी उस दिन नहीं ले जाने की। आपको क्या मालूम है और एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ? देखिए, उस कहानी को निश्चित रूप से हमेशा याद करके ये तो लगता है कि अभी कल की वो घटना है, क्योंकि एक बेटे के लिए उसका पिता का ना होना मतलब चार दीवारी का मकान है लेकिन छत नहीं है, एक ऐसी भावना हमेशा से जीवन में रहती है। और 29 तारीख को जैसे वो अपने नित्य क्रिया में थे, क्योंकि 2026 में पंचायत का चुनाव होने वाला था और क्षेत्र में जब भी ये पंचायत स्तर के चुनाव आते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को सबल देने के लिए उनके किन किन क्षेत्रों से किन किन कार्यकर्ताओं को पार्टी के लिए लगाना है, लड़ाना है, इन सब की चर्चाएं होती रहती हैं। तो हमारे पिताजी का पूर्व से निर्धारित एक षड्यंत्र के मुताबिक सियाड़ी एक गांव है मेरे गांव के बगल में, गुड़ौर के बगल में, जहां पे एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन के लिए उनको निमंत्रित किया गया था। उसके बाद
सियाड़ी गांव से उनको कनवान के लिए जाना था, जहां हमारे श्यामा शंकर राय जी एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे मोहम्मदाबाद के। उनको वहाँ के पंचायत चुनाव से संबंधित कुछ बातों को लेकर गांव वालों से एक मीटिंग करनी थी। लेकिन जब वो सियाड़ी पहुँचते हैं अपने गांव से निकल के, तो वो ये महसूस करते हैं कि अनावश्यक वहाँ पे मैच के उद्घाटन का विलम्ब कराया जा रहा है। जो समय पहले दी गए थे उससे करीब 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ उनको विलम्ब कराया गया। उसके बाद वहाँ से वो रुष्ट होके कि इस तरीके से नहीं मतलब होना चाहिए था, रुष्ट होके जब वो वहाँ से निकलते हैं कनवान के लिए, तो एक बसनिया चट्टी के आगे जिस स्थल पे ये घटना हुई वहाँ पे 7 लोगों ने इनके पे हमला किया। और होता क्या था कि विधानसभा मोहम्मदाबाद का जो डेमोग्राफी है उस जगहों पे केवल 1 ही 2 प्रमुख मार्ग थे जिन्हें जो पूरी तरीके से निर्माणाधीन थे। बाकी मार्गों को जगह जगह पे नुकसान करके आवागमन को बाधित किया गया था। उसमें से ये जो कोटवा नारायणपुर लट्ठूडी मार्ग था ये एक सिंगल रोड थी, और जैसे कि सिंगल रोड एक गांव के जब कोने में होती है तो वो बगल के घास फूस इतने जम जाते हैं, और वो रोड आवागमन के लिए बिल्कुल उचित नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी इसलिए ना ले जाना सोचा क्योंकि भारी होने के नाते कभी कभार वो मतलब पंचर हो जाना या कहीं ब्रेकडाउन हो जाना, ये सब समस्याएं उसमें लगी रहती थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं यहीं बगल के गांव में जाना है, 5 किलोमीटर की दूरी है, मैं तुरंत जाके और वापस लौटाऊंगा। लेकिन उनको ये इनपुट था कि खूंखार माफियाओं का मतलब मुख्तार अंसारी और अफजान अंसारी के घर में निवास है और वो कभी भी इनके पे हमला कर सकते हैं। 29 तारीख से पूर्व में 26-27, क्योंकि मेरे घर में शादी भी थी, मेरे गांव के एक बड़े भाई थे मनोज राय जी, उनकी शादी थी। तो शादी की जो खरीदारी होती है उसमें जब भी मेरे पिताजी की गाड़ी कहीं जाती थी, चाहे मोहम्मदाबाद, चाहे बनारस, चाहे गाजीपुर, तो 1-2 गाड़ियों का हमेशा पीछा करना लगा रहता था। तो उनको ये तो आभास हो चुका था कि कुछ बड़ा करने के लिए कुछ खूंखार अपराधी मोहम्मदाबाद में घूम रहे हैं। लेकिन अब एक होती है कुछ लापरवाही और कुछ उनका जिद था कि इस क्षेत्र में मेरे खिलाफ कोई कुछ कर ले, इतनी हिम्मत तो किसी में नहीं है। मन के बहुत प्रबल थे, मन से हमेशा अपने आप को समझते थे कि इस क्षेत्र में मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हत्या तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक मैं मानता हूँ कि वो उनसे चूक हुई, जिसका परिणाम हम सब जानते हैं। बहुत जघन्य यह हत्याकांड था। वैसे जो पुराने लोग हैं, ख़ासकर पूर्वांचल के लोग हैं, वो ज़रूर जानते होंगे, उन्हें अभी तक याद होगा इस हत्याकांड के बारे में। लेकिन जो जेनजी हैं या जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, मुझे लगता है उन्हें ये याद दिलाने की हमें ज़रूरत है कि ये मात्र एक बीजेपी नेता की हत्या नहीं थी। 400-500 राउंड गोली चलना, मुझे लगता नहीं है दूसरा ऐसा कोई भी वाक़या देश में दोबारा हुआ होगा। और आपके पिताजी के शरीर से कितनी गोलियाँ निकली थी? करीब गोलियां तो उनके शरीर से करीब मुझे लगता है कि 100 से ऊपर ही थी। जख्म उनके शरीर पे बहुत ज़्यादा थे। जख्म इतने ज़्यादा थे कि मतलब एक होती है हत्या और एक होती है उस हत्या के पीछे अपना मकसद पूरा करने के लिए उस हत्या में निर्ममता। तो उसकी भी प्रकाष्ठा थी, निर्ममता की भी, क्योंकि मेरे पिताजी शिखा रखते थे और जैसे मेरे सर पे तिलक है वैसे वो भी तिलक लगाते थे। तो उनके गोली मारने के बाद उनकी शिखा भी काटी गई और शिखा काटने के बाद बाकायदा 47 से उनके माथे के तिलक को मिटाने के लिए सर पे भी गोली मारी गई। और जो मैंने उनको आखिरी वक्त में देखा था, उनका मतलब इतनी गोलियां लगी थी कि उनके जैसे हम लोगों के हाथ में 2 हड्डियां होती हैं, एक हड्डी उनकी बाहर निकल चुकी थी गोलियों के लगने से और वो अपने पूरे मांस से बाहर निकल के लटक रही थी। और वो गाड़ी में ही ऐसे बैठे बैठे ही मतलब वो सारी गोलियां मारी गई थी, तो गाड़ी में ही थे वो। तो ये भी नहीं था कि वो कहीं झुक गए हों या गिर गए हों। लेकिन जैसे क्योंकि गाड़ियों से ही वो आए, तो जब आए द्वार पे तो चलने की वजह से, रास्ते की खराबी की वजह से वो गाड़ी में ही गिरे हुए थे। कोई उनको छू नहीं रहा था क्योंकि एक होता है ना कि सामने मैं उस वक्त उस जगह पे तो नहीं मौजूद था, मेरी शिक्षा दीक्षा बाहर हुई थी तो मैं बाहर था। लेकिन कोई उनको इसलिए नहीं छू पा रहा था कि एक तो वो इतना आदर सम्मान था, लोगों को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कभी उनके पे भी गोली चल सकती है। जो आदमी मन का इतना प्रबल हो, जो इतना स्वाभिमानी हो, जिसका पुरुषार्थ ऐसा रहा कि पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया के खिलाफ एक पूरे इतिहास में जिसने प्रखर होके और सामने से जिसने
अपने युद्ध को छेड़ा हो, अपनी आवाज़ उसके खिलाफ बुलंद की हो, ऐसा कोई दूसरा नहीं हुआ। उस व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाए और समाज में जो विखंडन के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे, समाज में कहीं उनके न रहने पे जरूर कुछ चेतना आई, लेकिन कहते हैं ना कि समय के साथ लोग कुछ भूल जाते हैं, कुछ रह जाती हैं यादें। तो उस स्तर से मुझे लगता है कि लोग, मैंने आज भी उनको वो संवेदना, वो आज भी लोगों के बीच में है, मोहम्मदाबाद के लोगों में और पूर्वांचल के लोगों में। आपने कहा उनके तिलक के ऊपर गोली चलाई गई, शिखा काटने वाला, तो मुझे याद है कि वो ऑडियो भी बड़ा वायरल था। हालांकि जब भी मैं कहीं भी सुनती हूँ तो उसके साथ ये डिस्क्लेमर भी रहता है कि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते। अब आप मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कि कृष्णानंद राय के यहाँ तिलक पर गोली मारना और उनकी शिखा काटना, तो ये क्या हिंदुत्व पर हमले के तौर पर देखना है, ब्राह्मणवाद पर हमले के तौर पर देखना है, या ये हिंदू और मुस्लिम के बीच की लड़ाई देखना है? क्योंकि दूसरे साइड से जो हमला करने वाले हैं वो दूसरे धर्म के हैं, इसको किस एंगल से देखना है? देखिए, मैं इसको किसी जाति या धर्म से जोड़ने से पहले, जिसकी शिखा काटी गई वो भू ब्राह्मण, ठीक है। शिखा कोई कैंची लगा के नहीं काटी गई, शिखा भी सर पे गोली मार के काटी गई। जो शिखा काटी गई वो पीछे 47 की गोली मार के काटी गई। सामने जो तिलक मिटाया गया वो हाथ से नहीं मिटाया गया, वो 47 की गोली मार के मिटाया गया। मारने वालों को ये पता था और ये स्पष्ट पता था कि खुदा न खास्ता अगर ये व्यक्ति जिंदा रह गया तो कोई पूर्वांचल में बचेगा नहीं, ये पता था। एक दूसरी, आपने कहा कि क्या ब्राह्मणवाद के खिलाफ, मारने वालों में जो मारने वाले थे उसमें हिंदू में हर धर्म के लोग थे, मुसलमान भी थे, जिसने मरवाया वो मुसलमान था। ये ब्राह्मणवाद या क्षत्रियवाद, या मैं किसी जाति में न जाके मैं इसको ये कहूँगा कि ये उस मानसिकता का प्रमाण है कि समाज में अपने आप को, अपने स्वार्थ को स्थापित करने के लिए एक धर्म जो मुस्लिम धर्म है वो अपने सामने हम हिंदुओं का इस्तेमाल करके अपनी इच्छाओं का और अपने स्वार्थ का कैसे पूर्ति करते हैं, उसका ये साफ उदाहरण है। और ये सब हम हिंदुओं को इसको चेतना है, हम जब चेते तब एक हों, लेकिन मेरा मानना है कि अभी तक हम ये चेते नहीं हैं, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे वो हमारे समाज में विखंडन करके, हमें बांट के, अपना स्वार्थ पूरा करके, अपने अपने क्षेत्रों की डेमोग्राफी बदल के अपना स्वार्थ निकाल रहे हैं और हमारा ही इस्तेमाल करके। इसको हमें समझना होगा, क्योंकि इसको समझने के लिए कोई दूत नहीं आएगा, क्योंकि ये चेतना स्वयं अपने अंदर से आनी चाहिए। मुझे लगता है कि लोग समझेंगे। उस मशाल को लेके जो मेरे पिताजी ने ये लड़ाई शुरू की थी, आज उसको लेके मैं निकला हूँ। कोशिश ये रहती है कि मैं ये चेतना लोगों में भर सकूं कि हम एक हों, हम ऐसी ताकतों के खिलाफ एक होकर लड़ाई लड़ें। वरना कल कृष्णानंद की जो कहानी है वो आने वाले भविष्य में किसी की भी कहानी हो सकती है और कभी भी हो सकती है। आपकी हो सकती है, आपको ऐसा लगता है? देखिए, मेरा मानना है कि मैं मतलब बहुत छोटा सा एक कविता का है जो मेरे पिताजी हमेशा कहते थे। उस कविता को मैं अब भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन से वो मेरे जीवन की वो एक सार भी है। वो कविता अर्जुन सिसोदिया जी ने लिखी थी और वो कविता की सार ये है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी कितने अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से मुख मोड़ा होगा। तो युद्ध तो है मेरे जीवन में, खासकर उनके न रहने के बाद से ये युद्ध काफ़ी बड़े पैमाने का है। और मेरी हत्या होगी या नहीं होगी, पर जिस दिन हो उस दिन मैं अपने पिता के नाम को कहीं से शर्मसार ना करूं, उनके सिखाए संस्कार को कभी शर्मसार ना करूं, इस उद्देश्य के साथ मैं चल रहा हूं। हत्या हो चाहे ना हो, वो एक भविष्य की बात है। होगी कि नहीं होगी ये भी मैं नहीं जानता। जब मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये आपके पिता की हत्या, कृष्णानंद राय की हत्या, क्या मैं हिंदू और मुसलमान की लड़ाई के तौर पर देखूं, तो आप उस जवाब से बचते हैं। फिर आप ये खुद ही कह रहे हैं कि एक ख़ास वर्ग है, धर्म के लोग हैं जो हम अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जब आप कहते हैं, आप जहाँ हिंदू और मुसलमान की बात खुद अपने मुंह से कहते हैं, तो फिर आप भी तो वही राजनीति कर रहे हैं। नहीं, मैं हिंदू और मुस्लिम पे इसलिए मुंह मोड़ता हूँ क्योंकि इसी मुसलमान में APJ अब्दुल कलाम भी हैं।
वीर अब्दुल शहीद भी हैं हमारे यहाँ, हमीद बी जी हैं। तो एक मुसलमान मुख्तार भी हो सकता है और एक मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम भी हो सकता है। पर एक मानसिकता जो मुख्तार की है वो कभी एपीजे अब्दुल कलाम की मानसिकता से जुड़ी नहीं हो सकती। यहाँ व्यक्ति नहीं, वो मानसिकता बहुत खराब है जो इस देश से को भी बंटवारा जाता है। इस देश के अंदर जो हिंदुओं की आबादी है उससे अपना निहित स्वार्थ पूरा करने में, उनको बांट के अपना निहित स्वार्थ पूरा कर रहा है, उस मानसिकता के खिलाफ ये लड़ाई है। वो मुस्लिम भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, लेकिन हाँ, मैं ज़्यादातर जो मानता हूँ कि इस देश के मुसलमान अभी भी इस देश को स्वीकार नहीं रहे हैं। अभी भी इस देश के अंदर, आज मैं जानता हूँ अपने ही क्षेत्र में जिन इलाकों में मुसलमानों की आबादी है वहाँ जो ओबीसी फैक्टर है, जो भी ओबीसी के लोग हैं, चाहे वो राजभर हो, कुशवाहा हो, यादव हो, उनकी बहू बेटियों के साथ वहाँ जलालत झेलनी पड़ती है। और एक पीडीए के जो आज भाषण देते हैं अखिलेश यादव या अन्य जो दल के उनके लोग हैं, एक तक लोग वहाँ पुछार करने नहीं जाते हैं कि मुसलमान का वोट दिक्कत हो जाएगी। वो लोग जो पीड़ित हैं मुसलमानों से, वो केवल इस आश्रय में रहते हैं कि ठीक है, मेरे क्षेत्र में मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं आके उनको न्याय दिलाने की कोशिश करूं। हाल ही में मेरे यहाँ एक पखनपुरा गांव है और वहाँ राजभर की बेटी के साथ अभद्रता होती है। वहाँ के पूरे मुसलमान निकल के रोड पे आते हैं। एक छोटी सी आबादी है राजभरों की, वो राजभर के जो माता पिता थे, जो बच्ची के थे, उसकी बहन मुझे फ़ोन करके सूचना देती है, उसके माता पिता तक सूचना नहीं दे पाते हैं कि कहीं मुसलमान उसको मतलब वो ना कर दें। उसकी बहन, छोटी बहन रहती है, वो मुझे सूचना देती है कि भैया ऐसी ऐसी घटना मेरी दीदी के साथ हुआ है। मैं जाता हूँ तो कोई मुसलमान वहाँ रोड पे नहीं दिखता है, मुकदमा लिखाता है, गिरफ्तारियाँ होती हैं। और ये भी देखिए, हमारे ही दल से कुछ लोग उस मुसलमान को बचाने का भी प्रयास करते हैं। मुसलमान आपस में भी उस राजभर को बचाने का प्रयास करते हैं। जो गांव के अंदर होता है कि बैठ के बातचीत कर लिया जाए, मसला हल कर लिया जाए। कहीं ना कहीं ये समाज की और हमारे अपने हिंदू भाइयों बहनों की विखंडता ही है, या ये एक अलगाव ही है जो हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं एक दूसरे के लिए। आज मैं हूँ, मैं उस बच्ची के लिए चला गया, कल मैं नहीं रहूँगा तो कौन जाएगा? क्या ये समाज हमेशा किसी के चलाने पे ही चलेगा आगे? आज पूज्य महाराज जी हैं तो इस प्रदेश के अंदर माफिया चू से चाँ तक नहीं कर रहा है। चाहे वो बच्चियां हों, चाहे वो बिजनेसमैन हो, वो अपने बच्चियां रात में भी निकलना हो कोई दिक्कत नहीं, बिजनेसमैन को बिजनेस करना हो कोई रंगदारी नहीं। अच्छे अच्छे जो माफिया आज बाहर निकल के घूम रहे हैं, वो अपने काम से काम मतलब रख रहे हैं, अपने केस मुकदमा देख रहे हैं। क्या महाराज जी का होना ही मात्र ये तय करेगा, या हम समाज भी एकजुट होकर कभी ये तय करें कि नहीं, हमें एकजुट होना है? इसीलिए हमारे महाराज हमेशा कहते हैं कि जब जब हम बटे हैं तब तब हम कटे हैं। और उसका मिसाल यही है, मोहम्मदाबाद उसका सबसे बड़ा मिसाल है। मुझे ये भी बताइए, क्योंकि ये ऐसी खबरें थी कि आपके पिताजी कृष्णानंद राय ने मुलायम सिंह यादव से रिक्वेस्ट की थी कि उनकी जान को खतरा है तो उन्हें सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया मुलायम सिंह यादव की तरफ से। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना कि हर दल को एक मुसलमान वर्ग के वोट के लिए अपनी राजनीति करनी है। इस देश में इससे मतलब ही नहीं है कि मूलभूत सुविधाएं गरीब को मिले। इस देश में जो अन्य दल हैं उनका बस एक ही लक्ष्य है कि मुसलमान को उसका हक मिले। नहीं, पर आपके पिताजी को सिक्योरिटी मिल जाती तो उसमें मुसलमान कहाँ आता? उन्होंने मांगी थी, आपको ऐसी कोई जानकारी बिल्कुल, ये कोर्ट ऑफ लॉ में भी सबमिटेड है। ये उन्होंने अपने पैड पे मुलायम सिंह यादव जी से मांगा था ये सुरक्षा, और बाकायदा ये सुरक्षा ये कह के मांगा था कि फला फला लोगों द्वारा मेरी हत्या कराने की गुंजाइश है, और इस पे नाम भी लिखा था। और इस पे उन्होंने अपना पूरा बाकायदा एक लेटर लिखा था मुलायम सिंह यादव जी को। और लेकिन वो कार्रवाई ना करना उनके, क्योंकि वो अगर कार्रवाई करते या सुरक्षा दे देते तो वहाँ के मुसलमान वर्ग नाराज़ हो जाते। वहाँ के मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी जो उनके नुमाइंदे थे वहाँ के, वो नाराज़ हो जाते। तो कैसे नाराज़ कर सकते हैं? मैंने कहा ना कि हर अन्य दल मुसलमान के ज़रूरतों को पूरा करने में लगा है, वो गरीब की सुरक्षा या उसकी ज़रूरतें पूरा करने में नहीं लगा है। ये 2017 में बदलाव आया जब पूज्य महाराज जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि गरीब चाहे किसी भी धर्म का हो, मजहब का हो, किसी भी कास्ट का हो,
उसको उसकी मूलभूत सुविधाओं को वंचित नहीं रखा जाएगा। उसकी हर मूलभूत सुविधा पहुंचाना इस सरकार का लक्ष्य है। आज आप जाएंगे तो जो भी सरकारी आवास है, जो भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो भी खाद्यान्न की व्यवस्था है, उसमें किसी से जात और वो नहीं पूछी जाती है। आज युवाओं को रोजगार की बात होती है तो किसी से ये नहीं पूछा जाता कि आप यादव हैं कि भूमिहार हैं कि क्षत्रिय हैं कि ठाकुर है। बुलडोजर तो लेकिन धर्म देख के चलाया जा रहा है। नहीं, बुलडोजर अगर देखिए, यही बात समझने की जरूरत है कि एक विशेष धर्म पे ही क्यों बुलडोजर चल रहे हैं। मतलब चल रहा है, आप मान रहे हैं? नहीं, बुलडोजर तो वहां भी चला है, क्यों क्या कार्रवाई मुन्ना बजरंगी के खिलाफ नहीं हुई है? क्या राकेश पांडे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है? ये माफिया नहीं थे? आज कहाँ है? मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, अतीक के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो राकेश पांडे के भी खिलाफ कार्रवाई हुई है, मुन्ना बजरंगी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है। देखिए, इनका कोई धर्म नहीं है। अगर हम इनमें धर्म ढूंढने चलेंगे तो हम फंसेंगे। हम इस देश को जब आगे बढ़ाना है तो हमें धर्म से निहित, धर्म से ऊपर उठ के काम करना होगा, इस देश के लिए काम करना होगा। और बुलडोजर उन्हीं पे चला है, हमेशा से उन्हीं पे चला है जिन्होंने इस समाज का लूट के अपना घर बनाया है। और महाराज जी ने वही किया है कि बुलडोजर तोड़ के उसको समाज को वापस कर दिया है। आप देखिए, लखनऊ में मुख्तार अंसारी ने जिस जमीन का कब्जा किया था उसको तोड़ के वहाँ पे गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाए गए, वो गरीबों में आवंटित भी हो गए। क्या वो गरीब नहीं है? क्या इनके जो मनगढ़ंत गरीब हैं, जो इनके लिए रोज इनके द्वार पे आए, वही गरीब है? गरीब तो गरीब होता है, वो चाहे समाज के किसी भी कोने में हो और समाज के किसी भी धर्म से हो। तो वो व्यवस्था सबके लिए लागू होनी चाहिए। निहित अपने स्वार्थ के लिए और अपने पद पे पहुंचने के लिए को सुगम बनाने के लिए निहित 2-4 लोगों को लाभ पहुंचाना, ये गरीबी उन्मूलन नहीं हुआ। गरीबी उन्मूलन एक समाज में चाहे किसी धर्म का हो, उसको उसके गरीबी से निकाल के उसको सक्षम बनाने का है। मुझे एक सवाल का आप और जवाब दें, क्योंकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आपके पिताजी की हत्या मात्र इसलिए नहीं थी कि उन्होंने अंसारी परिवार का दबदबा ख़त्म किया या उनकी कुर्सी छीन ली, मात्र इतना नहीं था। रंजिश अंसारी परिवार और आपके परिवार के बीच में बड़ी पुरानी थी और ये भी एक वजह थी हत्या की। ऐसा भी कुछ है? जैसे मैं मानता हूं कि आप इस पत्रकारिता जगह में आप बहुत पुरानी पत्रकार हैं और निश्चित रूप से हम लोगों का जो अंसारी परिवार या हमारा निवास है एक ही तहसील में पड़ता है। मेरे बाबा एक सामान्यतः एक ज़मींदार थे जिनके अपने पूरे कंबाइंड फैमिली में करीब 40-50 बीघे का खेत रहा होगा। तो किस चीज़ की अदावत हो सकती है? न मेरे पिताजी तहसील मतलब मोहम्मदाबाद या गाज़ीपुर में शिक्षा किए। शुरुआती शिक्षाओं का मैं बात नहीं करूँगा, प्राइमरी स्कूल में सभी पढ़ते हैं जो उस युग में रहे होंगे। प्राइमरी शिक्षा दीक्षा वहाँ लिए, फिर अपने CHS में पढ़ना, CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बनारस में है, वहाँ पढ़ाई लिखाई अपनी पूरी की। फिर वहाँ से BHU में पढ़ाई लिखाई। किस चीज़ की अदावत हो सकती है? मेरे बाबा न एक निहायत शरीफ आदमी जो अपनी खेत से लेके घर, घर से लेके खेत, इतने तक की दूरी थी। और जबकि इनका जो साम्राज्य था वो 1984 से चला आ रहा था। साइकिल स्टैंड, टिकट ब्लैक करना और उसी चीज़ों का वर्चस्व को बढ़ाने में इन लोगों ने क्षेत्र में हत्याएं शुरू की, जिसमें सबसे पहले सच्चिदानंद राय जी की हत्या होती है। फिर उसी तरीके से ये हत्याओं का दौर ऐसा शुरू हुआ कि इनके जो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए या अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए इन्होंने 92-93 में रुंगटा जी का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी, जिस पे CBI का भी केस चला। तो इन सब चीज़ें एक ऐसी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं थी जो लोगों के मन में ये आने लगा कि ये सब लोग समाज के अच्छे नहीं हैं। लेकिन होता है ना कि लोगों के अंदर आना और उसका प्रतिकार करना, इन दोनों में एक बहुत दूरी होती है, ज़मीन आसमान का अंतर होता है। कहीं ना कहीं रुंगटा जी का संबंध हमारे पिताजी से भी रहा। वो अखिल विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े रहे। मेरे पिताजी क्योंकि BHU में पढ़ना, तो एक कॉलेज लाइफ में लोगों से मिलना जुलना ये सब चलता था। और कहीं ना कहीं एक ऐसी हत्या होती है, एक अवधेश राय जी की हत्या होती है जो आज के कांग्रेस के अजय राय जी के बड़े भाई थे। उनसे एक संबंध उनका बहुत पुराना था, क्योंकि हमारा विधानसभा और जिस गांव के वो निवासी हैं वो अगल बगल का ही विधानसभा है। तो एक मुलाकात वो भी थी, क्योंकि वो विद्यापीठ में और क्वींस कॉलेज में थे, तो BHU में कहीं उठना बैठना मुलाकात ये दौर चलते थे।
ये सब हत्याएं जो हुई, ये कहीं ना कहीं एक होता है ना, इंस्टिगेट कर दिया, या उनके अंदर ये चेतना लेके आई कि कैसे एक व्यक्ति वो इस धर्म का, फला धर्म, मुसलमान धर्म का होके, और एक गरीबी उन्मूलन के नाम पे और गरीबों को कल्याण के नाम पे हत्याएं किए जा रहा है, और न गरीब कुछ कह रहा है न अमीर कुछ कह रहा है। उस समय के बहुत अमीर परिवार में हम लोगों का नाम ऐसा नहीं था उस समाज में, उसमें बहुत बड़े बड़े रईस धन्याढ़ लोग हम लोगों के क्षेत्र में हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये चेतना के पे उन्होंने इनके खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू की। और वो चाहते तो बीएचयू में होने के नाते वो बनारस से अपना फील्ड चूज कर सकते थे, राजनीति अगर करनी होती तो, या कहीं और से भी चूज कर सकते थे, लेकिन उनके लिए यह था कि प्रतिकार हमेशा जिसके खिलाफ हो, उसके मुख पे हो, उसके सामने होनी चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ सामने से होता है, पीछे से नहीं। और पुरुषार्थ की लड़ाई, या मैं कहूँ तो पारदर्शिता से पुरुषार्थ की लड़ाई सामने होती है, घर में बंद कमरों में नहीं होती है। और वो लड़ाई उन्होंने सामने से लड़ी, मोहम्मदाबाद से लड़ी, क्योंकि वो जानते हैं कि सारे बीज यहीं से अंकुरित हो रहे हैं, यहीं पे जब तक बीज को नहीं कुचला जाएगा, ये पूरे समाज को दूषित कर देगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये प्रदेश दूषित हो जाएगा इनके विचारों से, इनके किए हुए कामों से। तो वो लड़ाई वहाँ से शुरू होती है। क्योंकि मैं भी पूर्वांचल की ही रहने वाली हूँ, वाराणसी में मेरा जन्म भी है, मेरी पढ़ाई लिखाई भी वहीं की है, तो मैं बेहतर समझती हूँ कि पूर्वांचल का वो क्या माहौल उस समय का था। मैं मेरे व्यूवर से भी चाहती हूँ कि अगर आप कुछ कमेंट सेक्शन में लिखना चाहें तो आप ज़रूर लिखें, और ख़ासकर मुख्तार अंसारी से जुड़ी कोई आपके पास अगर कहानी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वह रोज़ ही अखबारों में इस तरह की खबरें छपना और देखना, मेरा बचपन तो बुरा इसमें ही गुजरा है। पर मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ये जो पूरा केस रहा कृष्णानंद राय हत्याकांड का, उसमें हमने कई बार ये सुना कि लोग गवाह बनने से डरते थे, जो गवाह बने उनकी बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, ऐसी भी खबरें आई, और अल्टीमेटली रिजल्ट यही रहा कि आपके पिता की हत्या वाला जो आरोप था उससे तो बरी हो गया मुख्तार अंसारी। तो मुझे आप बताएं कि कहाँ पे फिर लूप होल रह गया? अगर एविडेंस इतने सॉलिड थे, हर कोई जानता था उस इलाके में कि मुख्तार अंसारी क्या है, बावजूद इसके हत्याकांड वाले पूरे मामले से उसका बरी हो जाना, भाई लोग तो फिर वर्डिक्ट ही देखेंगे ना, कोर्ट ने क्या दिया, तो वो कहाँ था लूप होल फिर? देखिए, होता क्या है ना कि जब एक व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो तो वो कानूनी कार्रवाई निष्पक्ष हो सकती है, लेकिन जब शासन और प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो तो उसमें वो व्यक्ति के साथ वो शासन और प्रशासन मिल के उस कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास करता है। जब घटना 2005 में हुई तो उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और उस समय अफजाल अंसारी सांसद थे गाजीपुर से ही। सबसे बड़ी चुनौती जो हम लोगों के सामने आई कि निष्पक्ष से जांच कैसे होगी। आप बिलीव नहीं करेंगी कि निष्पक्षता की जांच के लिए हम लोगों ने, हमारी माताजी ने, मैं उस समय 17 साल की उम्र थी, तो एक होता था कि समाज से लोग उठ के आते थे और राय दे के चले जाते थे। होता इस समय यही होता है कि लोग आपके सामने उस समय सलाह बहुत देते हैं, लेकिन यही आपको बताता भी है कि इतने लोग आपसे जुड़े हैं। तो लोगों ने सलाह देना बहुत शुरू किया, लेकिन अगर मैं व्यक्तिगत रूप से मानूं कि जो व्यक्ति जो मेरे साथ उस समय से लेके इस समय तक एक पिता की तरह हमेशा एक सहयोग में खड़े रहे, तो ऐसे में मैं राजनाथ जी को मानता हूँ कि उन्होंने उस समय, आप वहाँ बता रही थी कि आप वहाँ रही हैं, तो उन्होंने धरना भी दिया और इसके खिलाफ निष्पक्ष जांच की भी बात की। उस समय आदरणीय मनोज सिन्हा जी जो आज एलजी हैं जम्मू कश्मीर के, वो स्तंभ की तरह खड़े रहे, जबकि आदरणीय अडवाणी जी और श्रद्धेय अटल जी गांव पे पिताजी को अंतिम विदाई देने में भी उपस्थित थे और श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। तो पार्टी संगठन ने ये ठान रखा था कि हमें इसमें न्याय चाहिए, और उस न्याय की प्रक्रिया में जो एक रास्ता दिखाने का काम होता है अभिभावक के रूप में, चाहे राजनाथ जी का हो चाहे आदरणीय मनोज जी का हो, इन लोगों ने रास्ता दिखाना शुरू किया। और उसमें सबसे पहले हम लोगों ने ये तय किया कि हम उस समय की सरकार से सीबीआई जांच की मांग करेंगे, लेकिन मुलायम सिंह जी ने वो मांग ठुकरा दी, क्योंकि स्टेट ही वो रेफर करता है सेंट्रल को, तो सीबीआई की जांच वो दी जाती है। हाँ। क्यों ठुकरा दिया? कुछ कारण दिया जाता है क्या? मैंने बताया ना कि समाजवादी हो, बसपा हो, इनको मुसलमान की राजनीति करनी है
तो वो मुसलमान को नाराज नहीं करने चाहेंगे। मतलब वो हत्याकांड जिससे पूरा देश सन्न रह गया, उसमें भी आप कह रहे हैं कि सीबीआई जांच के आदेश को मना कर दिया गया? मना कर दिया गया, ये प्रमाण है। फिर हमें उसके लिए हमने, अब आप उसको समझिए कि अभी सीबीआई जांच की प्रक्रिया चल रही है, तब तक इन लोगों ने वहाँ के सेशन कोर्ट से अपनी जमानत के लिए अप्लाई कर दिया और इनको जमानत भी दे दी जाती है। उसके बाद वहाँ से हम लोग सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमें न्यायालय से जाके सीबीआई जांच की आदेश जब प्राप्त हुआ तब जाके सरकार ने माना। उस समय सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और इसमें कितना समय लगा? इसमें आप मान के चलिए कि 2005 की ये घटना थी, करीब 2007 या 2008 में ये सीबीआई का फैसला आया 2007 में कि हमें सीबीआई का फैसला मिल चुका है। मतलब कृष्णानंद उनकी हत्या के बाद आपको न्याय मिल सके, कम से कम जांच सही हो सके, हाँ, उसमें 3 साल का अंतर आ गया। 2 साल का अंतर आ गया। और वही नहीं, उसके बाद हमने ये चाहा कि क्योंकि मुख्तार या अफजाल जिस मुसलमान धर्म से थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में, उनके खिलाफ जांच करने में यहाँ की सरकार कहीं ना कहीं संलिप्त हो सकती है, जांच पे प्रभाव दिया जा सकता है। तो ये जांच किसी अन्य स्टेट में कराई जाए, या इसका फैसला या इसका ट्रायल अन्य कोर्ट में चले इस प्रदेश के बाहर, उसके लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। माय गॉड। तो ये लड़ाई इतने तक ही नहीं सीमित थी। मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूँ यहाँ पे। आपने कहा कि 2007 में सीबीआई जांच के फिर आदेश दिए गए कोर्ट द्वारा। 2007 में फिर मायावती की सरकार आ गई उत्तर प्रदेश में। तो जब सरकार बदली, उसके बाद तो ये महसूस हुआ होगा कि अब कम से कम न्याय मिलेगा। ये इसलिए भी क्योंकि मैं हमेशा से ये सुनती आई थी कि मायावती के शासन काल में बड़ा बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है। वो 5-5 साल जो सरकार बदलती थी, तो यही हमेशा सुनाई देता था कि मुलायम सिंह के समय में लॉ एंड ऑर्डर खराब, जैसे ही मायावती आई लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया। तो फिर कुछ उम्मीद जगी? नहीं, आप समझिए ना, लॉ एंड ऑर्डर ये हमेशा से धर्म की राजनीति के बाद है। जिन दलों को मुसलमान के वोट बैंक की राजनीति करनी है, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर की डेफिनेशन, उसकी विशेषता उनके आगे दूसरी हो जाती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो। ये मेरा मानना है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पे जब भी आप बात करेंगी, एक मुसलमान के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करने पुलिस जाती है, तो वो सैकड़ों की संख्या में एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। लेकिन केवल ये योगी जी के राज में दिखा कि जो गलत है वो गलत है, उसको सामने से उसका दंड मिलेगा, और जो सही है उसको तत्काल सही बताया जाएगा और उसको कोई भी तरीके की प्रताड़ना नहीं मिलेगी। क्योंकि धर्म की राजनीति हमेशा से पूर्वांचल का केंद्र बिंदु रहा है, और उस केंद्र बिंदु में अफजाल, मुख्तार, चाहे अतीक ले लीजिए, ये लोग हमेशा से अपने अनुसार शासन और प्रशासन को चलाते रहे। उस समय सोचिए, मेरे पिताजी को मारने के लिए, मरने से पहले एक बनारस में घटना हुई, क्योंकि आप बनारस से हैं तो इस कहानी को आप अपने आप से जोड़ सकती हैं। शैलेंद्र सिंह एक डिप्टी एसपी हुआ करते थे, जिन्होंने एलएमजी रिकवर की थी मुख्तार अंसारी के बकायदा वॉइस रिकॉर्ड से, और जिस भगोड़े से, सेना के भगोड़े से उन्होंने रिकवर की, उन्होंने बकायदा मुख्तार अंसारी का नाम लिया। टाड़ा में बुक किए गए मुख्तार का 1 दिन के बाद इनको निलंबित किया जाता है और अगले ही दिन वो टाड़ा हटा दिया जाता है। और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आज हम लोग के समाज में बाहुबली का एक शब्द प्रचलन में आ गया है, और ये प्रचलन मैं देखता हूँ कि हमेशा उन लोगों को प्रति लिया जाता है जो समाज में हमेशा शोषित वंचितों को दबा के आगे बढ़ते हैं। लेकिन समाज का असली बाहुबली वही है जो समाज के में विकृति पैदा करने वाले ऐसे गुंडों बदमाशों के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद कर सके और उनके खिलाफ सामने से लड़ाई लड़ सके, वही समाज का असली बाहुबली है। तो जैसा आप बता रही थी कि आपने पूछा कि मतलब वो कोर्ट द्वारा तो सीबीआई का जांच करने का आदेश मिला ही मिला, जो न्याय प्रक्रिया है वो अलग प्रदेश में से बाहर चलाने के लिए भी हमें कोर्ट तक जाना पड़ा, उसका भी आदेश मिला। इसलिए दिल्ली सीबीआई कोर्ट में इसका ट्रायल हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2006 से लेके 2017 का पीरियड, ये एक ऐसा कालखंड था जिसमें चाहे समाजवादी हो और चाहे बसपा की राजनीति हो,
जिसके केंद्र बिंदु में मुसलमानों का ही धर्म केंद्र बिंदु बना रहा, उन्होंने शासन और प्रशासन के अपने दबाव से, अपने प्रभाव से गवाहों को, बयान को, गवाहों को दिन रात धमकाना, उन्हें पैसे लेके या तो गवाही तोड़ने के लिए या तो जान खो के गवाही तोड़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करना। उसी कालखंड में शशिकांत राय एक जो प्रमुख गवाह थे, जो सियाड़ी क्रिकेट मैच था जो सुनियोजित तरीके से बनाया गया था पिताजी को बुलाने के लिए, उनकी हत्या कर दी जाती है। वो एक हत्या सारे गवाहों में एक भय ला देता है, क्योंकि जो वो कालखंड था वो कहीं से भी किसी भी लोगों को, जो गवाह थे या हम लोग भी थे, तो एक होता है ना, संभावना ही नहीं दिख रही थी कि हम इससे कैसे निजात पाए। क्योंकि मेरी उम्र भी 17 साल, माताजी भी एक गृहिणी होने के नाते जो सलाह मिल जाती थी, जो डायरेक्शंस मिल जाते थे अपने बड़ों बुजुर्गों का, उसके अनुरूप काम करना। लेकिन अब समझिए कि जो मेरे पिताजी की बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वहाँ तक हमने अपने गवाहों को दे रखी थी, अपने संसाधनों से उनको सुरक्षा दिवा रखा था, केंद्र सरकार से लड़के, कोर्ट से लड़के, हर जगह करके सुरक्षा हर किसी को दिलवाना। लेकिन समस्या क्या है ना कि जब शासन और प्रशासन ही आपके खिलाफ हो जाएगा, जैसे मैं मानता हूं कि अगर केवल मुख्तार होते तो ना उनकी हिम्मत होती मेरे पिताजी की हत्या करने में, और ना उनकी हिम्मत होती केस मुकदमा इस तरीके से गवाहों को प्रताड़ित करने की। लेकिन जब शासन प्रशासन, एक एक ब्यूरोक्रेट, एक एक ऑफिशियल जब लग जाएगा कि नहीं, इस पूरे राजनीति का केंद्र बिंदु है, उसको मुझे आगे निकालना है, तो तब आपकी लड़ाई बहुत टफ हो जाती है। क्योंकि आप जहाँ जाएंगे, आप किसी ऑफिशियल के पास जाएंगे कि नहीं मुझे सुरक्षा चाहिए, तो वो क्यों करेगा आपका काम? किसी आप मंत्री के पास जाएंगे कि ये सुरक्षा है, मेरी लड़ाई मुख्तार से है, अरे नहीं भाई साहब रहने दीजिए। ऐसे मैंने कई लोगों का सुना है, बसपा में सुना है, सपा में सुना है, जिन्होंने जो आज कई लोग सपा का दामन छोड़ के भाजपा में अपने आप को बताते हैं कि हम लोग उस मानसिकता से या उनसे संबंध नहीं, उन लोगों को मैंने 2004 के लोकसभा चुनाव में हत्या करते हुए देखा। आज वो ठीक है, आशासन सत्ता है तो सब लोग सपा छोड़ के भाजपा में है, या आने वाले भविष्य में क्या होगा, ये ऊपर की राजनीति है। लेकिन मैंने उन लोगों को रंग बदलते हुए देखा है, और उन लोगों का मैंने वो भी दौर देखा है कि जब वो मुख्तार अंसारी और अफजार अंसारी का पैर छू के उसी में बैठते थे, वो सोफा पे बैठे, वो जमीन पे बैठे। तो ये स्थितियां, अच्छा, इन सब स्थितियों से हमारे पूज्य महाराज आदरणीय मुख्यमंत्री जी सब अवगत थे, क्योंकि खुद पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, गोरखपुर की राजनीति से, गाजीपुर के हर इतिहास से वो जुड़े हुए थे, उनको पता है कि कौन किस रंग का है। कुछ एक आध लोगों का आप क्या नाम लेके मुझे बता पाएंगे कि आपके परिवार में कोई ऐसा था जिसे कभी धमकी भरा फोन आया? क्या कोई आपको चिट्ठी दी गई मुंह खोलने के लिए? आपको क्या कभी मना किया गया? आपकी माताजी के पास क्या किसी का फोन आया और कहा गया हो कि पैर वापस खींच लो? नहीं, जैसे होता क्या था कि माताजी को तो कभी फोन नहीं आता था, क्योंकि माताजी वैसे फोन रिसीव नहीं करती थी, क्योंकि गृहिणी होने के नाते एक होता है कि मुझे ये करना है, बच्चे ने कहा या मैंने कहा या आदरणीय मनोज जी ने या आदरणीय राजनाथ जी ने या उस समय बड़े महाराज हुआ करते थे, अगर उनका कोई सुझाव हो या उनका कोई दिशा निर्देश हो तो मुझे वैसा करना है। क्योंकि इस फील्ड की नॉलेज ना हमें थी ना हमारी माताजी को थी। इस फील्ड के राजनीति में किस तरीके के दाव पेच होते हैं वो नहीं था। ये पता था कि एक जो किताबी हम लोगों ने शिक्षा ली थी कि आप जब कोर्ट जाते हैं तो वहाँ न्याय मिलता है, पर वो वहाँ जाने पे दिख जाता है कि न्याय उन्हीं को मिलता है जो कोर्ट में 20-20 गाड़ियों 25-25 गाड़ियों से आए और 200-200 लड़कों को लेके साथ आए, तो न्याय की प्रक्रिया भी घूमती है। लेकिन एक बात ये भी तय था कि अगर कोई सच्चा इंसान इस न्यायालय में है तो न्याय मिलता है। जो वाकई में ये समझे कि नहीं, न्याय की परिभाषा किसी व्यक्ति विशेष के अनुसार नहीं, न्याय की परिभाषा वो न्याय ही तय करती है, वो कर्म तय करती है, तो जरूर न्याय मिलता है। और वो एक मन में विश्वास हमारे माताजी के बहुत बहुत एक गूढ़ विश्वास था कि हमें न्यायालय से मिलेगा न्याय। एक विश्वास हमें भी मन में था कि हम इस देश में हैं और ये घटना जिस व्यक्ति ने कराई है या जो षड्यंत्र इस पे रची गई है, निश्चित रूप से आज हो सकता है कि मैं हार जाऊं, लेकिन कल मैं जीतूंगा। और आप देखिए, उसका उदाहरण मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। 2019 में सीबीआई का फैसला हम लोगों के विपक्ष में आया, ठीक।
आप सोचेंगे कि भाई केंद्र में सरकार थी, प्रदेश में सरकार थी, तो भी फैसला विपक्ष में आया। तो ये बीजेपी है। ये जैसे कई लोग ये दावे करते हैं कि कोर्ट के डिसीजंस में बीजेपी हस्तक्षेप करती है, बिल्कुल नहीं। सारे गवाह, सारे बयान हो जाने के उपरांत 2019 में ये फैसला आता है, और उसी केस का जो गैंगस्टर का मुकदमा चलता है उसमें फिर मेरे पिताजी की गवाही होती है, जो वादी थे, हमारे बड़े पिताजी से जो बड़े पिताजी थे वो वादी थे, उनकी गवाही होती है। और वो गवाही में जो गवाह होते हैं वो नहीं टूटते हैं तो उसी में सजा हो जाती है, जिसमें अफजाल अंसारी को 10 साल और मुख्तार अंसारी को 10 साल और अफजाल अंसारी को 4 साल, जिसमें उनकी सदस्यता भी जाती है, लेकिन वो सदस्यता फिर रिवोक हो जाती है, वापस आ जाती है, वो फैसला रिवोक हो जाता है। ये व्यवस्था सुनियोजित की जाती है कि जो गवाह है, जो लोगों को गवाही करनी है, उनकी सुरक्षा ठीक से हो, वो कोर्ट तक पहुंचे तो वो व्यक्ति लड़ने में सक्षम हो जाता है। लेकिन जो अन्य सरकारें, चाहे वो सपा और बसपा की रही, वो अपने कालखंड में क्या करती हैं कि आप घर से निकलिए नहीं, वो आपका गनर ही बता देता था कि घर से निकलेंगे तो भैया देखिए मैसेज आया है कि मार दी जाएंगे। जो सरकारी गनर आपके साथ लगा है, तो जब आपका सरकारी गनर ही आपको धमकाएगा तो आप कितना दौड़ेंगे। लेकिन तब भी हम लोगों ने गवाही कराया, लोगों को अपने साथ ले जाते थे। मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ, 18 साल या 19 साल की उम्र रही हो और मैं कोर्ट में अकेला खड़ा रहता था और मुख्तार अंसारी की पेशी होती थी, 200 लोग उस कोर्ट में आते थे और मैं खड़ा रहता था, तरह तरह की बातें बोलना कि आज बाप गया है तो कल तुम्हारी बारी है। मैं सुनता था। मैं जानता हूँ कि आज मेरे अगर बाप गए हैं तो कल मेरी बारी होगी, कल हो सकता है उसके बाद मेरे आने वाले भविष्य की बारी होगी, लेकिन मेरा पूरा वंश इसी में ख़त्म हो जाएगा जब तक ये मानसिकता मैं उस क्षेत्र से ख़त्म न कर दूँ। कोर्ट रूम के अंदर भी आपको ऐसी धमकियां मिली हैं? बिल्कुल। जो वीआईपी ट्रीटमेंट्स इनको मिलते थे वो हम और आप देख लेंगे तो सोचेंगे कि कोर्ट से लड़ना क्यों। लेकिन वो कहते हैं ना कि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, और आप एक पत्रकार हैं तो निश्चित रूप से आपके भी इस में आया होगा कि सच है विपत्तियां जब घेरती हैं तो सबसे पहले कायर को ही दहलाती हैं। सूरमा कभी न विचलित होते हैं, न क्षण भर अपना धीरज खोते हैं, विघ्नों में अपना रास्ता बनाते हैं, विघ्नों को अपनाते हैं, कांटों में अपना रास्ता बनाते हैं। तो वो क्षण ऐसे रहे हैं कि बस कोर्ट ऑफ लॉ में खड़ा रहना है, अपने गवाहों की गवाही करानी है, और गवाही चाहे उनके 200 आए हुए लोग जो बोले सुनना है, और इंतज़ार करना है उस दिन का कि जिस दिन इसका फैसला हो तो ये फैसला इनको जवाब दे दे, इनके बोली का। लेकिन आपको क्या लगता है कि सही न्याय आपको, आपके परिवार को मिला है? क्योंकि इस पूरे मामले में जो कृष्णानंद राय हत्याकांड का मामला था उसमें बरी हो जाना और गैंगस्टर एक्ट के तहत ज़रूर सज़ा होना 10 साल का, तो आपको लगता है ये पूर्ण न्याय था आपके लिए? देखिए, न्याय कभी पूर्ण और अपूर्ण नहीं होता है। न्याय संतुष्टि दे ये एक व्यक्ति पे डिपेंड करता है, जिस व्यक्ति जो पीड़ित है। न्याय तो देखिए मिल गया, थोड़ा बाकी है वो भी मिल जाएगा। अब कोर्ट ऑफ लॉ से मिला या किसी अन्य व्यवस्था से मिला वो मैं जानता हूं और मेरी माता जी जानती है। अब जो थोड़ा बहुत बचा है तो कहते हैं ना कि कर्म अपना है, कर्म तो मुझे करना है। और जैसे मैंने कहा कि मेरे पिताजी गए, मैं हूं न रहूं, मेरे आने वाली पीढ़ी रहे ना रहे, उसके आने वाली पीढ़ी रहे ना रहे, पूरी पीढ़ी इसी में ख़त्म हो जाए। इस मानसिकता को मोहम्मदाबाद से अगर न ख़त्म कर दिया तो मैं कृष्णानंद राय का लड़का नहीं। आपने कहा थोड़ा न्याय मिलना अभी बाकी बचा रह गया है और उसके लिए भी आगे लड़ाई होगी। आपका इशारा अफजाल अंसारी की तरफ है? जी बिल्कुल, इशारा अफजाल अंसारी की तरफ भी है और एक दो जो शूटर्स बचे हुए हैं उनकी तरफ भी है, क्योंकि इसमें एक सेंट्रल एशिया के सबसे बड़े शूटर अतारुर रहमान उर्फ बाबू का भी है, एक विश्वास नेपाली हैं। ये सब अभी पुलिस के अप्रोच से बाहर है, उनके सर्विलांस से बाहर है, लेकिन निश्चित रूप से पूज्य महाराज जी के साथ जो मेरी चर्चा है जल्द से जल्द न्याय मिलेगी। मैं इसमें समझना ये भी चाहती हूँ, शिव प्रकाश शुक्ला का अगर मैं यहाँ पर जिक्र करूँ, माफिया वो भी और बड़ा
मुझे लगता है ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उससे बड़ा तो कोई हुआ नहीं माफिया। और इस तरह की भी खबरें रही हैं कि उसने कल्याण सिंह की भी तथाकथित सुपारी ले रखी थी। कितना सच है कितना झूठ है मैं नहीं जानती। शिव प्रकाश शुक्ला का अगर एनकाउंटर हो सकता है तो मुख्तार अंसारी का क्यों नहीं हो सकता, अतीक अहमद का क्यों नहीं हो सकता? एसटीएफ का गठन कल्याण सिंह जी ने किया, सुपारी कल्याण सिंह जी की जो आपने कहा कि एक कथित है वो हो सकती है। लेकिन मैं अब शिव प्रकाश शुक्ला के बारे में तो नहीं, लेकिन मैं मुख्तार के बारे में ये जानता हूँ कि मुख्तार के खिलाफ या उसके साम्राज्य के खिलाफ क्या पूज्य महाराज जी के आने से पहले सरकारें नहीं जानती थी? मुख्तार अंसारी के खिलाफ सबसे पहले जो सीबीआई जांच हुई 92-93 में कल्याण सिंह जी द्वारा ही हुई थी, जो इसमें रंगूटा जी का उसने अपहरण किया था। ठीक है, कुछ लोगों ने उस समय में अपने ही दल में कुछ लोग थे जिन्होंने परिचय देके उसको बचा लिया, लेकिन वो छोटा सा गुंडा इतना बड़ा माफिया 2017 से पहले तक कैसे बना? किन सरकारों के परिचय में बना? क्यों बना? क्योंकि इन सरकारों का सपा हो चाहे बसपा हो या कांग्रेस हो, इनके लिए मूलभूत है कि हमें तुष्टीकरण की राजनीति में मुसलमान का हमेशा पक्ष लेना है, गलत सही का फैसला नहीं करना है। और यही अंतर आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भी देखने को मिलेगा, पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में मिलेगा कि चाहे गरीबी की बात हो तो बिना धर्म और बिना कास्ट के, चाहे माफियाओं का संहार हो तो बिना धर्म बिना कास्ट के, इनके खिलाफ कार्रवाई की बात हो तो बिना धर्म बिना कास्ट के। और आप इसको उठा के देखिए, लोग भले ही कई लोग कहते हैं कि मुख्तार के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई होती है, मैं सैकड़ों ऐसे जानता हूं जिसमें जो माफिया चाहे क्षत्रिय रहे हों, चाहे ब्राह्मण रहे हों, चाहे कोई भी वर्ग के रहे हों, माफिया होना चाहिए। और इस समाज का सबसे खराब व्यक्ति जो रहा है, चाहे किसी भी धर्म समाज का, उसके खिलाफ कार्रवाई पूज्य महाराज जी ने किया है। तो वो एक उनकी सोच है, एक उनकी अपने जीवन में उन्होंने एक इस चीज़ को बना रखा है कि गलत और सही का फैसला पारदर्शिता से और स्पष्टता से समाज के बीच में होना चाहिए। चाहे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात करूं, चाहे पूज्य महाराज जी की बात करूं, मैं दोनों लोगों की बात करता हूं, क्योंकि पूज्य महाराज जी से अक्सर इन चीज़ों पे चर्चा या उनका मार्गदर्शन मिलता है, तो उनके वाक्यों से ये लगता है कि वो स्पष्ट हैं, वो अपनी नीतियों में स्पष्ट हैं, पारदर्शी हैं कि समाज में जो भी इस समाज को बांटेगा, चाहे किसी भी धर्म किसी भी जात का होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मैं ये मान के चल रही हूँ कि अन्याय अगर आपके साथ, आपके परिवार के साथ हुआ, और आपने खुद बताया कि कैसे मनोज सिन्हा आपके साथ खड़े रहे, राजनाथ सिंह जी आपके साथ खड़े रहे, और इतना हिम्मत, इतना संबल और इतने बड़े लोगों का साथ एक आम लोगों को तो नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी आपको क्या ये लगता है कि आप में और एक साधारण घर के बच्चे में कुछ फर्क है? मतलब मैं सीधा सवाल पूछूं तो वो ये है कि अन्याय आपके साथ हुआ, अन्याय एक दूसरे गरीब के साथ अगर होता तो क्या न्याय एक समान होता? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बड़े घर का क्या मतलब, आपका क्या मतलब, जैसे बड़े घर से क्या? आपके पिताजी विधायक थे। एक देखिए, विधायक होना एक कोई बड़ा घर या छोटा घर का परिभाषा नहीं हो सकती, मेरा मानना है। हाँ, ये ज़रूर मानना है कि विधायक होना एक बड़ी जिम्मेवारी का ज़रूर एक चिन्ह हो सकता है, एक रास्ता हो सकता है। मैं अगर घर की बात करूं तो एक बहुत ही सामान्य, जिसके पूरे घर में, जिसके मेरे बाबा 3 भाई, और 3 भाई में हमारे पिताजी जो बाबा लोग, जो चाचा और पिताजी मिला के 6 भाई हुए, एक बहुत अर्ली एज में जिनकी मृत्यु हो गई। इन सब की पूरी फैमिली में हम करीब 12-13 भाई बहन, इस पूरे में हम लोगों का 40-50 बीघे का जॉइंट फैमिली का शुरू से आज तक चलता आया ये खेती। और जो आपने कहा बड़ा घर, वो थोड़ा सा इसलिए आघात कर गया क्योंकि मेरे पिताजी ने अपने जीवन के कालखंड में 100 रुपये प्रति माह का, मेरे बाबा मतलब मेरे दादा भेजा करते थे। और वो भी मेरे बड़े पिताजी को, क्योंकि मेरे बनारस में हम लोगों के पिताजी की शिक्षा दीक्षा हुई, तो 100 रुपये गाँव से आता था। और मैं अपने जन्म के कुछ वर्ष बाद तक देखा हूँ जब मेरे पिताजी मतलब एक ही कपड़े में या 2 कपड़े में, क्योंकि छोटी बड़ी ठेकेदारी मेरे जन्म के बाद से पिताजी ने शुरू कर दी थी, वो एक ही 2 कपड़ों में अपना पूरा महीना निकालते थे।
वो संघर्ष का पीरियड था, क्योंकि उस समय छोटी मोटी ठेकेदारी शुरू करना, अपने परिवार के जो उपार्जन के लिए, क्योंकि मेरे एक बड़े भाई भी हैं जो अमेरिका सेटल्ड है, उनकी शिक्षा दीक्षा, क्योंकि मैं भी हो चुका था तो भाई मैं भी 4-5 साल का हो गया तो मेरी शिक्षा दीक्षा, बाकी जो अन्य भाइयों के बच्चे थे उनकी शिक्षा दीक्षा, तो वो एक जीवोपार्जन के लिए ठेकेदारी करना, छोटा मोटा काम करना, इस तरीके की व्यवस्था में लगे थे। लड़ाई जब उन्होंने ली अपने से मजबूत व्यक्ति के खिलाफ, जो समाज को जिस तरीके से वो बांट के अपना काम किए जा रहा था, और वो भी अपने काले साम्राज्य को फैलाया जा रहा था रंगदारी से, लोगों की हत्याएं करके, तब जाके वो बड़ा काम हुआ। बड़ा काम वहाँ हुआ क्योंकि सामने से प्रत्यक्ष से किसी माफिया को इस तरीके से चुनौती देने का कार्य न किसी ने इतिहास में किया था, और न अब तक के भविष्य में किसी ने किया है। उस समय के दौर में बड़े से बड़े माफिया हुए, चाहे वो हरशंकर तिवारी हों, चाहे वो कई लोग, जैसे आप अभी शिव प्रकाश शुक्ला का नाम ले रही थी, या जो भी कई लोग हों, चाहे ब्रिजेश सिंह हो, चाहे धनंजय सिंह हो, किसी ने समक्ष आके मुख्तार अंसारी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके उसके किए हुए कार्यों का, उसके किए हुए मर्डर का, उसके किए हुए रंगदारी का मुंहतोड़ जवाब देने का काम नहीं किया। और वो पिताजी ने किया, इसलिए वो बड़े हुए। और बड़ा होना उनके अपने कर्म में निर्धारित था, क्योंकि जब तक आप समाज में आप प्रतिनिधित्व करके ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं बढ़ेंगे तो समाज आपके साथ एकजुट नहीं होगा। जब तक आपका वो तपस्या, वो त्याग नहीं होगा, तब तक नहीं बढ़ेगा। मैं सीधे तौर पर ये पूछना चाहती थी कि अगर शालिनी के साथ अन्याय हो तो क्या राजनाथ सिंह मेरे साथ खड़े होंगे? तो क्या योगी आदित्यनाथ मेरे साथ खड़े होंगे? क्या कोई भी आम आदमी जो उत्तर प्रदेश का है, अगर आज उसके साथ अन्याय हो रहा है तो क्या उसको भी वो साथ मिल पाएगा जो आपको मिला? क्यों नहीं? वो महत्वपूर्ण है कि उसका संघर्ष कैसा है। आप एक चीज़ समझिए, मेरे पिताजी विधायक थे, एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के एक बार चुनाव लड़ चुके और एक बार मौजूदा विधायक थे। राजनाथ जी का सहयोग मिलना एक कार्यकर्ता के रूप में रहा, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकर्ता के नृशंस हत्या पे उन्होंने धरना दिया। मनोज सिन्हा का सहयोग मिलना क्योंकि एक मित्र के रूप में रहा, परम मित्र थे, बीएचयू में एक साथ लोग शिक्षा दीक्षा में, और जो बीएचयू के अपने छात्र राजनीति में एक साथ थे लोग। इनके अलावा चाहे वो मैं मानता हूँ कि जैसे पूज्य महाराज जी का, बड़े महाराज जी का, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, एक कार्यकर्ता के नाते वो एक संबंध मिला। तो जो आप एक वो लगा रही हैं कि क्या एक इस परिवार को जिस तरीके से लोगों ने खड़ा होके वो दिया, और क्या वो व्यक्ति जो सामान्य परिवार का है उसको इस तरीके से मिल पाएगी माने सुरक्षा, या उस तरीके से आश्वासन, या उस तरीके, तो वो बहुत मायने रखता है कि वो किन लोगों के साथ जुड़ा है। राजू पाल की हत्या होती है, राजू पाल की प्रयागराज में हत्या होती है। राजू पाल के हत्या के उपरांत मायावती जी ने अतीक पे जो भी कार्रवाई करनी करी, ठीक। उसके बाद उनकी जो पत्नी है पूजा पाल, उन्होंने अपने संघर्ष को स्वयं किया। उनका सहयोग में मायावती कितनी रही कितनी नहीं रही वो वही बता पाएंगी। उनके और सहयोग में कौन रहे, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता या कोई ना कोई बड़ा आदमी निश्चित उनके साथ रहा होगा, क्योंकि ये एक ऐसी विचारधारा है, ये दल एक ऐसी विचारधारा है कि आप अगर पीड़ित हैं और आप किसी भी वर्ग से हैं और आपके सहायता के लिए ज़रूरत है, तो आपके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहयोग करेगा और वहाँ का जो लोकल इकाई है वो भी सहयोग बनेगा। आज जैसे मैंने कहानी आपको पखनपुरा की बताई, जो राजभर की बेटी है जिसके साथ ये अभद्रता हुई है, तो वो किसी अपने लीडर को खोजने नहीं गई, उसकी एक बहन ने मुझे फ़ोन कॉल किया, मैं वहाँ पहुँचा, तो अब मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ और मैं उसके साथ खड़ा हूँ। आज वो केस मुकदमा लड़ रही है, तो आज उसको कोई अगर मुसलमान परेशान नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि इसके पीछे कोई खड़ा है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका संघर्ष जिसके साथ है, तो आप किस मानसिकता के लोगों के साथ है, ये इस पे बहुत निर्भर करता है। और निश्चित रूप से अभी तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपके संघर्षों में आपके साथ खड़े होने वाले लोगों की मानसिकता बहुत मायने रखती है कि आपके जो संघर्ष हैं वो किस मानसिकता से लेके है और आप किन लोगों के साथ खड़ी हैं, तो आपका सहयोग के बाद आप इलाके के लोगों का भी साथ दे रहे हैं, उनका भरोसा आपके ऊपर है।
योगी आदित्यनाथ के साथ जो आपकी मुलाकात रही उसकी फ़ोटो आपने खुद शेयर की, अमित शाह के साथ आपकी मुलाकात हो चुकी है, राजनीति में उतरने की ये तैयारी है क्या? देखिए, मैं इसको नकारूंगा भी नहीं और इसमें मैं हाँ भी नहीं कहूँगा। राजनीति की जो परिभाषा है, सबसे प्रथम उसका जो बेस है वो है समाज के हर वर्ग के साथ सामंजस्य, और वो सामंजस्य में समाज के जो सबसे पिछड़े दबे कुचले लोग हैं उनको समाज में उनको आगे लाने की जो भूमिका हमारी मेरी होनी चाहिए, अगर मैं उसमें अच्छा काम करूंगा तो वो समाज ही मुझे उठा के कहेगा कि नहीं राजनीति में आइए। क्योंकि राजनीति मुझे समाज को प्राथमिकता रख के करनी है। समाज का मुझे लालच देकर या समाज को मुझे शोषित करके राजनीति नहीं करनी है। और जिस दिन समाज को लगेगा कि मैं उनके किन्हीं भी कष्टों का या उनके किसी भी कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम हूँ, तो वो समाज मेरे लिए खुद आगे बढ़ के आएगा। और हाँ, अगर समाज कहेगा और समाज के लोग निकल के आएंगे, वो समाज केवल मैं भूमिहार ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं कह रहा हूँ, या मैं वो समाज में हर वर्ग के लोगों को कह रहा हूँ, चाहे वो गरीब पिछड़ा किसी भी जाति धर्म का हो, वो अगर कहेगा कि नहीं भैया आपके प्रतिनिधित्व की जरूरत है, तो प्रतिनिधित्व होगा। आपका दिल क्या कहता है, विधायक बनना है? नहीं, दिल मेरा तो ये कहता है कि इतनी इच्छा शक्ति और इतना पुरुषार्थ रहे कि मोहम्मदाबाद की जो लड़ाई है वो मैं पूर्वांचल में जो मेरे पिताजी ने एक मशाल जलाई थी इन माफियाओं के खिलाफ और इन ऐसी मानसिकताओं के खिलाफ, उस लड़ाई को मैं अंजाम तक अपने जीवन काल में पहुंचा जाऊं, बस यही है। अब उसके लिए विधायक बनना है, सांसद बनना है, लेखपाल बनना है, क्या बनना है वो भगवान के हाथ में है। हाँ, वो उस लड़ाई का मैं नतीजा निकाल सकूं, इतना मुझे बस भगवान से चाहिए। तो जब बात हुई थी योगी आदित्यनाथ जी से, तो कुछ कहा था आपने कि आगे मैं ये रूट मैप बना रहा हूँ या मैं भी चाहता हूँ टिकट पाना, ऐसा कुछ आपने बोला उनको? देखिए, मैं एक चीज़ में बहुत बिलीव करता हूँ कि जैसे मेरा और मेरे पिताजी के साथ जो संबंध था, हम लोग कभी दोस्तों की तरह या क्योंकि आप भी एक उस एज ग्रुप से गुजरी होंगी, वो एक संबंध बहुत ही अनुशासन का था। और जैसे एक होता है ना गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है कि दिनचर्या से सीखते हैं हम कि क्या संस्कार होने चाहिए, सुबह कितने बजे उठना है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये कभी हम लोगों को बताया नहीं जाता था, या हमारे पिता द्वारा या हमारी माता द्वारा। हम लोग उनके अपने रहन सहन से या व्यक्तित्व से सीखते थे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा कि पिताजी के न रहने के बाद जो उनके संस्कार थे या जो उन्होंने अपने व्यवहार मेरे अंदर डाले थे, वो एक व्यवहार जो मैं सबसे मानता हूँ कि मेरी काबिलियत मुझे अपने कर्म द्वारा समाज में रखनी है। काबिलियत की पहचान जैसे हीरे की पहचान जौहरी को होती है, वैसे ही काबिलियत की पहचान करने वाले मेरे दल में, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे आदरणीय राजनाथ जी हों, उनके नज़र में, और आदरणीय चाहे पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ की नज़र में, अगर मेरी काबिलियत की कोई कीमत होगी या मैं वैसा काम अच्छा कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से वो लोग मुझे वो मौका देंगे। एक बात। दूसरी बात, कभी भी महाराज जी से मेरी जो वार्तालाप होती है वो कभी भी एक मतलब होता है ना कि एक शिष्य बस गुरु के सामने बैठा है, क्या आशीर्वचन मिले, क्या करना है और उस रास्ते को कैसे सुगम बनाने का वो दिशा निर्देश मिले, बस वही मैं लेता हूँ। मैं अपने तरफ से कभी अपनी इच्छा जाहिर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना, अगर मेरी काबिलियत होगी और वो मेरे नेतृत्व में है कि वो मेरी काबिलियत पहचानेगी, और अगर मेरी काबिलियत में उनको जैसी मेरी ज़रूरत होगी वो वैसा उसका निर्वहन लेंगे। हम हमेशा देखते रहे हैं कि जो पूरा इलाका है, मोहम्मदाबाद सीट की अगर मैं बात करूं, कभी आपकी माता जी वहाँ से विधायक होती हैं, कभी अंसारी परिवार का कोई वहाँ से विधायक हो जाता है। अब एक बार फिर जब उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी है, तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या चुनावों के वक्त वैसे भी राय परिवार और अंसारी परिवार के बीच में क्या अदावत उभर ही जाती है? क्या आप लोगों के बीच की टसल वो हमेशा ही क्या दिखाई देती है, क्या रहता है? जी देखिए, एक तो ये समझ लीजिए कि जो ये दो परिवार की नहीं, ये दो मानसिकताओं की लड़ाई है। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से अपने आपके सारे व्यूवर्स को बताऊं, ये कभी भी दो परिवार की लड़ाई नहीं रही है।
परिवार का दूर दूर से कोई लेना ही देना नहीं। ये हमेशा से उस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई रही है जो समाज में भ्रम फैला के ये बताता है कि हमने इस समाज को दिया है, जबकि इस समाज का सबसे ज़्यादा शोषण उसी वर्ग ने किया है। एक दूसरी, देखिए, मैं अपने व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके जीवन में पारदर्शिता नहीं है, आपके विचार का, आपके कामों का, और उस कामों को करने के लिए, उस कर्म को करने के लिए वो पुरुषार्थ नहीं है, कहीं ना कहीं अगर छल कपट है, तो वो जनता सबसे पहले महसूस कर लेती है। तो जैसे आपने कहा ना, वो टसल, वो विरोध एक गांव के छोटे से इलाके से लेके पूरे पूर्वांचल से लेके उत्तर प्रदेश में हमेशा उनका रहता है। हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि चुनाव के टाइम पे बहुत पीक हो जाता है। हाँ, चुनाव के टाइम पे सिचुएशंस बहुत गंभीर हो जाते हैं दोनों तरफ। हम लोगों को, जैसे अभी तक पिछले दोनों तीनों चुनाव से हमें भी नज़रबंद किया जाता है, उन्हें भी नज़रबंद किया जाता है, क्योंकि उस समय पीक सिचुएशन हो जाती है एग्रेशन का, लड़ाई का, झगड़ा का, ऐसा होता है। लेकिन क्योंकि मेरे कामों का जो स्पष्टता है, जो उनका विरोध का स्पष्टता है, उनके खिलाफ जो मेरा विरोध है, वो मेरा 5 साल रहता है, तो एक ऐसा सिचुएशन लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मोहम्मदाबाद में कभी भी कुछ भी हो जाएगा, कभी इधर से कुछ ना हो जाए, कभी उधर से कुछ ना हो जाए। अब स्थिति ये है कि वो लोग अपने, भाई, एक जन सांसद है, उनके भतीजे विधायक हैं, इन दोनों लोगों का समाज सेवा से कभी ना ताल्लुक़ रहा है और ना करना है। आज मोहम्मदाबाद के क्षेत्र की जितनी विकट समस्याएं रोड की है, वो तो पूज्य महाराज जी की सरकार है, और महाराज जी का थोड़ा सा आशीर्वाद मेरे ऊपर है कि रोडों की समस्याओं का हल होता जा रहा है। नहीं तो अपने प्रस्ताव पे एक न रोड, न कोई विकास की कोई परियोजना, न मूलभूत सुविधाओं गरीब तक पहुंचाने का कोई रोड मैप नहीं है उन लोगों के पास। हाँ, पूर्व के किए हुए कामों पे टिप्पणियां जरूर इनके चलते हैं। जैसे पूर्व में आदरणीय मनोज सिन्हा जी जब मंत्री थे, तो उन्होंने रेल कम रोड ब्रिज दिया, उस पर टिप्पणी होगा कि यहाँ तक था, वहाँ तक क्यों नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले आपने भी इंटरव्यू में सुना होगा। तो निश्चित रूप से दूसरे के काम पे क्या कमियां हैं वो उनके द्वारा हमेशा गिनाया जा सकता है, लेकिन अपने क्या किए हुए काम हैं उनकी गिनती आज तक नहीं होगी। और सोचिए, वो अपने काम की जो उद्घाटन करते हैं 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर, यदा कदा कभी करते हैं, वो उन रोडों का उद्घाटन करते हैं जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होती है, जो कि हर सांसद को दी जाती है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हर सांसद को ये रोडें दी जाती हैं कि अपने यहाँ से प्रस्ताव भेजें कि जो 5 रोड 6 रोड आप चाहते हो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मरम्मत या निर्माण कराया जा सके। ये केवल इनकी पूरे 5 साल के अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि वही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होती है। और ये अपनी तुलना करते किससे हैं? उस व्यक्ति से जिसने केवल एक ही प्रोजेक्ट 3600 करोड़ का रेल कम रोड ब्रिज, जो पूरे इतिहास में आज तक नहीं हो पाया था, जो ताड़ीघाट दिलदार नगर को मऊ की तरफ से जोड़ने का जो गंगा जी पे था, वो आज तक नहीं हो पाया था। उस व्यक्ति आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने जब वो काम किया, तो आज उस पर टिप्पणी करने का उनको हक मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो सांसद है। अपने कार्य गिनाने को उनके पास है नहीं। मुझे तो लगता है कि जितना उन्होंने अपने 3 साल 4 साल के 2024 2 साल में जो, या इससे पहले भी वो सांसद थे, 5 6 7 साल में जो जितने रोड उन्होंने बनाए होंगे, उतने तो आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने सामुदायिक शौचालय बना दिया होगा अपने उसमें। अगर वो, अब तो ये गाजीपुर का दुर्भाग्य है, अगर वो सांसद या रहे होते तो निश्चित रूप से मंत्री रहे होते, तो जल्द हम गाजीपुर में हवाई पट्टी और उस पर वहाँ प्लेन उतरने की भी व्यवस्था हम लोग देखने वाले नहीं, पर मुझे आप इसकी वजह तो बताएं ना। आप बता रहे हैं कि कैसे उनके कार्यकाल में कोई काम नहीं किया गया, लेकिन सच्चाई और वास्तविकता तो यही है कि आखिरकार अफजाल अंसारी सांसद बने। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का शासन, माफियाओं का पूरी तरह अंत, बावजूद इसके अगर जनता चुन रही है अफजाल अंसारी को या अगर चुन रही है मन्नू अंसारी को, तो कोई तो उसके पीछे वजह होगी। उसके पीछे देखिए 2 वजह है। एक तो जो जातिगत आधार पे जिस तरीके से वोटों का बंटवारा है, एक तो जातिगत का वो एक लाभ मिलता है। एक दूसरा,
जो हम हिंदुओं में आपस में जो बिखराव है, अब आप समझिए कि एक बार इनके पास इन्होंने अपना दल बनाया था, कौमी एकता दल। अगर ये इतने ही पावरफुल या इतने ही समाजसेवी हैं तो क्यों उसको डिसॉल्व कर दिया सपा में? क्यों नहीं उससे लड़ते रह गए? अगर उनके अपने काम इतने मजबूत थे, हमने तो अच्छा, रही बात हमारे तरफ, हम तो पहले दिन 96 में 95 में मेरे पिताजी ने ज्वाइन किया बीजेपी, और आज 2026 में किसी की भी सरकार आई हो, किसी भी कालखंड में कोई भी प्रताड़ना या कोई भी संघर्ष करना पड़े, हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। ये बसपा में भी गए, ये सपा में आए, फिर कौमी एकता दल में आए, फिर बसपा में गए, फिर सपा में आए। पार्टियां बदलना देश में अपराध नहीं है, पर क्या विचारधारा ऐसे कैसे तय होगी? इस देश में अगर युवा पूछे, मुझसे पूछे कि आपकी क्या विचारधारा है, तो मैं कहूँगा कि मेरी पार्टी मेरी विचारधारा है। आप मेरी पार्टी उठा के देख लीजिए। विचारधारा का तो मुझे लगता है हमें जिक्र ना ही हम करें पॉडकास्ट में तो बेहतर होगा। कितने कांग्रेसी ऐसे हैं जो बीजेपी में आए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी में आए हैं, तो इनकी अगर कोई अलग विचारधारा थी तो बीजेपी को लेना ही नहीं चाहिए इन्हें। लेकिन आप ये भी समझिए ना कि अगर रावण का अंत करना है तो विभीषण तो चाहिए ही। कौन है विभीषण? अब ये मेरे ऊपर के नेतृत्व बताएंगे। नहीं, आपने एक इंटरव्यू में एक बयान भी अभी कुछ महीनों पहले ही दिया, मेरे ख्याल से 8-9 महीने पहले का आपका ये बयान है, जिसमें आपने ये कहा कि रावण का अंत होता है तो निश्चित तौर पर रामराज की स्थापना होती है। ये आपके कहे गए शब्द हैं। मैं इसमें समझना ये चाहती हूँ कि रावण कौन है, राम कौन है? जो शक्तियाँ इस देश को विखंडित कर इसकी संप्रभुता और अखंडता को बर्बाद करना चाहती है, जो यहाँ के युवाओं को बरगला के इस देश के अंदर अस्थिरता लाना चाहती है, वो रावण है। राम वो जो इसकी अखंडता को बना के रखे, जो इसकी संप्रभुता को बना के रखे। कौन है? नहीं, ये कौन नहीं है, ये विचार है। ये विचार आप में भी हो सकते हैं, आप किसी दल से नहीं है, ये विचार है। आप टैक्स पेयर हैं तो आपके अंदर एक राम की भावना है कि मुझे इस देश में अगर अच्छाई देखनी है तो मुझे टैक्स पे करना है। लेकिन जो टैक्स चोरी कर रहा है, जो इस देश में आतंकवाद की भावना लेके आ रहा है, जो इस देश में रंगदारी आपके किए हुए कमाई का आपसे कहे कि मुझे 10% कट चाहिए, तो वो रावण है। अखिलेश यादव में आपको राम नजर आता है या रावण? पाप के किए हुए कार्यों, संस्कारों और व्यवहारों का अनुसरण उनका बेटा करता है। चाहे मेरे पिता का मुझे करना है, जो व्यवहार, संस्कार या जो कर्म है, जो उनके जो इच्छा है उसको पूर्ति करने का हमें करना है। और उसको हम कितने अच्छे से निभा पा रहे हैं, उसकी अपने दल से, अपने समाज में हम उसकी इच्छाएं कितनी पूरी कर पा रहे हैं, उसको भी हमें ही देखना है। अब ये अखिलेश यादव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इसका मूल्यांकन वो करेंगे, उनके दल के लोग करेंगे। लेकिन मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक धर्म को केंद्र में रख के जो हम कहते हैं कि नहीं तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, तो मेरे दल ने तो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू में कहा कि हम तुष्टीकरण की नहीं, हम संतुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। वहाँ शालिनी जी भी आएंगे तो संतुष्ट होकर जाएंगी, वहाँ पीयूष राय भी आएंगे तो संतुष्ट होकर जाएंगे। वहाँ जो व्यक्ति इस देश को सर्वोपरि रखते हुए काम करे और अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करे, वो संतुष्ट होकर जाएगा। तो अब इसमें हम और आप दोनों शिक्षित लोग हैं, रावण राम स्वयं खोजते रहे। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने विक्रम सिंह जी, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं, उनका जब पॉडकास्ट किया तो मेरे पॉडकास्ट में उन्होंने ये बात कही है कि मुलायम सिंह यादव की राजनीति और अखिलेश यादव की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। पिता से जो गलतियां हुई या अपने शासनकाल में जो भी उनके कार्य थे, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को या मैं कहूँ अतीक अहमद जैसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम जो उन्होंने किया, उससे कन्नी काटते हुए अखिलेश यादव दिखाई दिए हैं, ऐसा उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा पॉडकास्ट में। इसलिए ये सवाल मैंने आपसे पूछा कि क्या आप भी ये फर्क देख पा रहे हैं? क्या आपको भी नजर आ रहा है कि पिता और पुत्र की राजनीति में बहुत फर्क है? देखिए, मैं जैसे कि आपने पूर्व डीजीपी साहब का नाम लिया, उनका एक नज़रिया हो सकता है क्योंकि वो उम्र में भी काफ़ी हैं और अनुभव में भी मुझसे बहुत आगे हैं। लेकिन मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, मुझे कोई अंतर नहीं दिखता। अखिलेश जी में अगर उसी तरीके की भावना, जैसे आपने कहा कि अतीक को साइडलाइन करना या मुख्तार को साइडलाइन करना,
तो वो साइडलाइन कैसे साइडलाइन होता है कि जब एक मुख्तार को छोड़ के बाकी सब लोग सपा में हैं, अतीक को छोड़ के उनके पूरे परिवार के सारे लोग सपा में, ये कैसा साइडलाइन है? साइडलाइन ऐसा होता है कि मुख्तार सोच के भी कभी भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं आ सकते थे, वो चाहें भी तो नहीं आ सकते। मुख्तार के जितने गुर्गे हैं वो चाहें तो भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ सकते हैं। ये होता है साइडलाइन। आज पीयूष राय भारतीय जनता पार्टी में है और सामाजिक कोई कुकृतियों को पालें या समाज के खिलाफ कोई कार्य करें तो पीयूष राय में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो जाके कह पाए कि मुझे पार्टी में ले लीजिए। तो ये एक विचार होती है। विचार ऐसा हो जिसमें कहना ना पड़े कि मैंने साइडलाइन कर दिया। विचार ऐसा हो कि सामने वाला व्यक्ति सोच भी ना पाए कि भाई मैं उस विचारधारा में तो जा ही नहीं पाऊंगा, वहां तो मेरी कोई पूछ ही नहीं है। ये होता है साइडलाइन करना। कांग्रेस में रहे, अपना मतलब कांग्रेस के सपोर्ट से चुनाव लड़े, समाजवादी में रहे, ऐसे मान लीजिए कभी एक ऐसा समय भी आया कि जो धुर विरोधी थे अजय राय, उन्होंने इनसे सपोर्ट ले लिया, आज प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के। जबकि मेरा ये मानना है कि जब आप समाज में होते हैं और सक्षम व्यक्ति होते हैं, क्योंकि जैसे आपने कुछ देर पहले एक उदाहरण दिया ना कि सामान्य व्यक्ति को कैसे मदद मिलेगी अगर ऐसे अपराधियों से कोई उलझ जाए तो कैसे कोई खड़ा रहेगा। तो यहीं पे उदाहरण मिलता है कि देखिए जब आप सक्षम हैं और आप सक्षम व्यक्ति हो के अगर अपराधियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो गरीब और कुचला तो ऐसे ही दब जाएगा कि जब ये लोग नहीं लड़ पा रहे हैं और सपोर्ट ले रहे हैं मुख्तार का, प्रधानमंत्री उस समय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे थे, तो जिस व्यक्ति ने उनके भाई की हत्या कर दी उसका सपोर्ट निमित्त केवल एक लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए ले लिया, तो गरीब कैसे उनके पास जाएगा कि मुख्तार कल हमको परेशान किया है या कोई भी फला बाहुबली मुझे परेशान किया है, मुझे आपसे मदद चाहिए। वो कभी कोई कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। वो अपने आप को समाज में कैसे कहेंगे कि जिस व्यक्ति ने मेरे भाई को हत्या की, मैं आज उसके सपोर्ट से प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लड़ा हूँ, तो मैं किसी गरीब के को मदद करूँगा या मैं किसी गरीब के उसकी गरीबी के उन्मूलन के लिए कोई बाहुबली उससे रंगदारी मांगे या उसका ज़मीन हथियाए तो मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा? ये वो कभी समाज में स्थापित ही नहीं कर पाएंगे। जब अपने भाई के हत्यारे के साथ हो गए तो दूसरे को कैसे स्थापित करेंगे? तो यही चीज़ है, यहीं पे मानसिकताओं का अंतर आता है और यही राम और रावण का अंतर है। इसको समझना हमें और आपको। 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकट का दावेदार कौन रहने वाला है आपके परिवार से? आपकी माता जी अलका राय या फिर आप? ये टोटली ये डिपेंड करता है सेंट्रल के केंद्रीय नेतृत्व पे और प्रदेश के नेतृत्व पे, क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरे अपने किए हुए कार्य और मेरी जो प्रतिभा है वो पार्टी जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहे वो करेगी। चुनाव का गणित अलग होता है। जैसे अभी आपने कुछ देर पहले पूछा कि अफजाल अंसारी चुनाव जीत जा रहे हैं, तो चुनाव जीतना और हारना एक गणित का खेल है, जातियों का समीकरण का खेल है। जिस मोहम्मदाबाद में ओबीसी एससी मुसलमान मिला के करीब 1.5 लाख वोट हैं और जहां सवर्ण करीब 60,000 या 50,000 60,000 ही वोट पोल होते हैं। वोट पोल की मैं बात कर रहा हूँ, करीब 2,40,000 वोट पोल होते हैं। तो 60,000 65,000 सवर्ण है और बाकी अन्य मतलब ओबीसी एससी मुसलमान मिला के लगभग 1.5 लाख वोट है। और वहाँ जनता अगर हमें 96,000 97,000 वोट देती है जिसपे हम हार जाते हैं केवल एक वजह से कि राजभर जो एक हमारे यहाँ बड़ी आबादी का है उनका हमारे से गठबंधन नहीं था और मात्र उतने ही वोट से मैं हारता हूँ, तो मैं ये हार नहीं, मैं ये गणित का कैलकुलेशन का मिस्टेक मानता हूँ। और ये गणित का खेल है। कभी आज अगर चुनाव हो तो वहाँ मैं जानता हूँ कि मैं निश्चित रूप से जीत जाऊँगा, मुझे वो नहीं हरा पाएंगे। वो कोई भी तिकड़म या चाल या भ्रम या कोई भी माया फैला ले नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि राजनीति में जो ये समीकरण है ये बहुत मायने रखते हैं। लेकिन सांसद हो जाना या समीकरण में आप प्लस हो गए तो ये मायने नहीं रखता कि आपकी मानसिकता अच्छी हो गई, क्योंकि समाज में दोनों चीज़ों का वैल्यू होता है, मानसिकता का और समीकरण का। आप चुनाव जीत सकते हैं लेकिन मानसिकता में आप कभी ये स्थापित नहीं कर पाएंगे कि आप मनोज सिन्हा जैसे विकास पुरुष से अपनी तुलना कर लें। आप चुनाव जरूर जीत सकते हैं पर मनोज सिन्हा जी के विकास का और विकास किए हुए कार्यों का आप न मूल्यांकन कर पाएंगे, न उनके किए हुए कामों का 10% आप अपने जीवन के काल में जितने दिन आप रहे हों अफजाल अंसारी उतना काम करा पाएंगे। ये अंतर होता है।
वैसे तो हम अपने माता पिता की कभी बराबरी नहीं कर सकते, बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, पर फिर भी मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या आपकी माता जी ने विधायकी के जितने गुर होते हैं वो सब क्या आपको सिखा दिए हैं, या आपने उनको देख के क्या सीख लिया है? क्योंकि जैसा अभी आपने कहा कि पिछली बार के चुनाव में भले उनकी हार हो गई है, लेकिन मामूली अंतर आप उसे मान रहे हैं, मेरे ख्याल से 15-18 हजार वोट कुछ थे, हाँ, जिससे अलका राय की आपकी माता जी की हार हुई थी। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर वो विरासत आपको मिली है तो क्या आपने सीख भी लिया है विधायकी का सारा गुर? देखिए, अब मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जो गुण होते हैं ना, वो गुण आपके जो संस्कार हैं और आपके जो व्यवहार है जनता के प्रति, वो आपके परिवार से आपके अंदर निहित चले आते हैं। ठीक है, आप उसमें जितना दिखावटीपन, जितना आप उसको भ्रम में रखेंगे ना, और समाज के सामने आप स्पष्ट नहीं रहेंगे, तो आप हमेशा उलझे हुए रहेंगे। विधायक बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, ये एक अलग मुद्दा है, पर मैंने कहा ना, मेरे जीवन का लक्ष्य विधायक बनना, सांसद बनना, या यही एक निमित्त मात्र यहीं तक नहीं है। और मैं हर युवा से कहता हूं कि जो इस राजनीति में आते हैं, अपना लक्ष्य किसी पद को लेके ना आए, वो एक उस मानसिकता को पकड़ के लेके आए कि जिस मानसिकताओं से, एक मानसिकता ऐसी है जो इस देश को बांट रही है, तोड़ रही है, खत्म कर रही है, और एक मानसिकता है जो इस देश को जोड़ने में, सबको एक साथ लाने में लगी है। तो हम उसको सही से चुने, उसमें सही गलत का फैसला करें। और मेरा मानना है कि अगर मैं स्पष्ट हूँ अपने किए हुए, अपने कर रहे जो कार्य हैं, या जनता की जो सेवा है उसमें अगर मैं पारदर्शी हूँ, जनता के किसी भी कार्यों में अपनी स्पष्टता को बरकरार रख रहा हूँ, और पुरुषार्थ जिंदा रहे अगर मेरे अंदर, तो निश्चित रूप से जनता मुझे स्वीकारेगी। और मैंने अपने पिता से यही गुण सीखे हैं कि एक तो हमेशा विरोध अपने से मजबूत आदमी का होना चाहिए। कभी गरीब समकक्ष व्यक्ति के किए हुए कार्यों का न उस पर कोई बहुत चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वो निश्चित रूप से अपनी मजबूरियों का वो वैसा कार्य कर सकता है। लेकिन अगर कोई सक्षम व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है, जो किसी को लूट रहा हो, रंगदारी कर रहा हो, हत्या कर रहा हो, उसका विरोध होना चाहिए, और समाज में खुलकर विरोध होना चाहिए, भले आपके पक्ष में एक भी व्यक्ति ना हो। गौर करिए, 1995 में जब पहली बार मेरे पिताजी ने उनके खिलाफ टिकट मांगा, एक व्यक्ति साथ में नहीं था। एक आदरणीय मनोज सिन्हा जी को छोड़ दे, जो वहां से लोकसभा लड़ते थे, एक व्यक्ति उनके साथ नहीं था। अगर वो व्यक्ति के रूप में जाते तो कुछ मित्र थे जो ये कहते थे कि जब चुनाव लड़ो तो हम उपस्थित होंगे, हम चलेंगे, लोगों से कहेंगे। लेकिन उन्होंने वो लड़ाई लड़ी। उस समय मुख्तार अंसारी पे एक बार सीबीआई जांच हो चुकी थी। रुंगटा जैसे इतने बड़े जो कोयला के भी व्यवसायी थे और विश्व हिंदू परिषद के भी मेंबर थे, उनकी हत्या का आरोप लग चुका था, एक चर्चित नाम हो चुका था। उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद की, जबकि उस समय बहुत बाहुबलियों का नाम चलता था, किसी ने आवाज़ नहीं बुलंद की। तो जो भी व्यक्ति आपके समक्ष खड़ा हो, उसके किए हुए कार्यों का अगर विरोध करना है तो वो उसके मुख पे होना चाहिए, उसके सामने होनी चाहिए। पीठ पीछे तो लड़ाइयाँ बहुत लड़ते हैं, बंद कमरों में समझौते भी बहुत होते हैं, लेकिन इससे न जनता को सरोकार है। जनता बस ये जानती है कि आप क्या काम कर रहे हैं और आप कितने पारदर्शी हैं और आप आपके विचार कितने स्पष्टता से उन तक पहुंच रहे हैं, तो आप जनता से कनेक्ट रहेंगे। पीयूष जी, हमने ये सुना है कि यूथ में आपकी पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी हुई है इस समय। हालांकि जेनजी जो हैं उनको लेके कहा यह जाता है कि वो बड़ी डावाडोल मानसिकता वाले रहते हैं, तो वो अभी हो सकता है आपके समर्थन में भले दिखाई देते हैं सोशल मीडिया पे या शायद आपके सामने भी। आप मुझे ये बताएं कि चुनाव नज़दीक है तो 27 के यूपी चुनाव में भी जेनजी आपके साथ रहेगा, ये आपको क्यों लगता है, या वो क्यों रहे आपके साथ? नहीं, देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि युवाओं को लेके मेरी नीति बहुत स्पष्ट है, क्योंकि मैं स्वयं एक युवा हूं। अभी अपने आप को मैं मानता हूं कि उनसे जो मैं अपने कामों को लेके जो कनेक्ट कर पाता हूं, उसकी पारदर्शिता को लेके जो कनेक्ट कर पाता हूं, और निश्चित रूप से अगर मेरे दिमाग में, मेरे दिल में और मेरे जीवा पे एक ही चीज़ है, उसकी स्पष्टता है, और उस काम उसी को मैं अपने कर्मों में दिखा भी रहा हूँ, तो युवा ऑटोमेटिकली कनेक्ट रहेगा। क्योंकि युवा को स्पष्ट चीज़ चाहिए,
उसको चीज़ें गोल गोल या घुमा के कभी भी नहीं चाहिए होता, जो मैं अपने क्षेत्र में या अपने ज़िले में या अपने पूर्वांचल में मैं महसूस करता हूँ। क्योंकि युवा एक अपेक्षा लेके चलता है। वो अपेक्षा ये करता है कि जब मैं कोई मेहनत कर रहा हूँ और उस मेहनत का जो परिणाम मिले वो मेरे मेहनत के अनुरूप हो, उसमें कोई राजनीति ना हो, उसमें कोई भेदभाव ना हो, उसमें किसी तरीके का मुझे शोषित न किया जाए। और जब इस चीज़ को उसको जब संरक्षण मिल जाता है कि नहीं, आपसे कोई भेदभाव नहीं होगी, आपके किए हुए जो मेहनत है उसके अनुरूप है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए कि आज प्रदेश के अंदर जो भी सेवाओं का एग्ज़ाम हो रहा है, आप एग्ज़ाम में बैठिए, क्योंकि एक राजनीतिक फील्ड में होने के नाते कई युवाओं का आता है कि भैया देख लीजिए अगर कोई सोर्स लगे। तो मैं सीधे कहता हूँ कि देखो, इस सरकार में कोई सोर्स नहीं है। आप एक चीज़ समझ के चलो कि आपको रिटर्न देना है, आपको इंटरव्यू देना है या आपको फिजिकल देना है, आपके अपने मेहनत पे वो रिजल्ट आना है। अगर मैं जाके किसी से कहूँ, क्योंकि लोगों को ये लगता है या युवाओं को ये लगता है कि भैया 2 लाइन यहाँ कह देंगे या एक वहाँ उनसे कह देंगे तो मेरा हो जाएगा। पर मैं ये कहता हूँ, मैं उनको ये समझाता हूँ कि मैं ये तुम्हारे साथ करूँगा तो किसी न किसी के साथ मैं अन्याय करूँगा। तो वो युवा समझता है, वो युवा ये समझता है कि नहीं, कम से कम भैया ने साफ साफ बता तो दिया कि मेहनत करोगे, परिणाम उस अनुरूप लाओगे तो तुम्हारे सिलेक्शन में तुम्हारी जात नहीं खोजी जाएगी और तुम्हारा धर्म भी नहीं खोजा जाएगा। तुम मुसलमान हो तो भी सिलेक्ट, अगर अपने परिश्रम से आ रहे हो तो सेलेक्ट होगे, तुम हिंदू हो तो भी सेलेक्ट होगे, तुम यादव हो, क्षत्रिय हो, बाभन हो, हरिजन हो, जो हो, तुम अगर अपने अनुशासन से, अपने मेहनत से जो परिणाम ला रहे हो उस अनुरूप तुम्हारा सिलेक्शन होगा। और वो केवल और केवल योगी जी के विश्वास से ही हो पाया है कि उन्होंने ये विश्वास दिलाया है पूरे सर्व समाज में। तो उसका ये नतीजा हम सबको देखने को मिल रहा है कि युवाओं में एक, मुझे लगता है कि युवा शायद इसी वजह से मुझे मानते हैं। और क्या कारण है वो तो अब आप युवाओं के बीच में जब जाएंगे तब समझ में आएगा। आप पॉडकास्ट में लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए ये मेरा आखिरी सवाल आपसे कि क्या आपको लगता है 27 में अगर सरकार बदली उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की जगह किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ की जगह कोई दूसरा चेहरा मुख्यमंत्री बना, तो वो जो पुराना नेक्सस था, वो जो माफिया राज था, वो जो जंगल राज था, आपको लगता है 2027 में भी लौट सकता है? एक तो हम लोग ये एकदम दिमाग से निकाल दें कि योगी जी का सरकार बदलने वाली है, ये सवाल ही नहीं उठता है। ग्राउंड पे हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे यहाँ तक भरोसा है कि जितनी पिछली बार सीटें आई थी उससे बढ़ के सीटें 2027 में आने वाली है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में, पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में। लेकिन आपने एक प्रश्न पूछा, वो नेक्सस लौट सकता है। देखिए, इसमें मैंने कहा ना, विभीषण, रावण की अगर ख़त्म करना है उस विचार को तो कुछ विभीषणों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो विभीषण भी हमारे यहाँ जो मौजूद हैं उनकी एक विचारधारा नहीं है। वो इतने डरपोक हैं, इतने सहमे हुए हैं कि अपने ज़रूरतों के हिसाब से आज इधर है, कल उधर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो एक चीज़ वो भी जानते हैं कि मैं इधर हूँ तो हुई सेफ हूँ, क्योंकि वो ये जान रहे हैं कि पूज्य महाराज जी की सरकार नहीं जाने वाली है और वो तब तक यहाँ रहेंगे जब तक महाराज जी रहेंगे। क्योंकि उनको इसका भी डर है कि महाराज जी की अगर तिरछी नज़र पड़ी तो कहीं विभीषण भी इस रावण की लड़ाई में कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो ऐसे विभीषणों की पहचान महाराज जी को भी है और निश्चित रूप से ये कहीं प्रश्न नहीं उठता है कि ये सरकार बदलने वाली है। पिछली बार से भी अधिक सीटों के साथ पूज्य महाराज जी फिर से मुख्यमंत्री बनना है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ जी का जो नेतृत्व रहा है और जो उनके मार्गदर्शन छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक मिलता रहता है। आपको मैं छोटा सा उदाहरण बताऊं, पॉडकास्ट का अंत रहा तो मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ। हाँ। मेरे पिताजी करीब मुझे लगता है कि मेरे भाई जो मेरे मुझसे जस्ट बड़े भाई हैं उनकी शिक्षा दीक्षा गुजरात से हुई, गांधीनगर के एक सरकारी कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ था। और मुझे लगता है कि 2002 में मेरे पिताजी और आदरणीय मनोज सिन्हा जी उस समय उनके कॉलेज विजिट के लिए गए थे और उस समय मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बाद हमारे प्रधानमंत्री हैं, उस समय चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। आप नहीं मानेंगी कि वो एक छोटी सी मुलाकात
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मेरे पिताजी के साथ 2002 में एक छोटी सी मुलाकात होती है, एक जो शिष्टाचार मुलाकात कहते हैं, मेरे पिताजी ने और आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने उनसे किया। मुलाकात वो 10 मिनट की रही और फिर उसके बाद वो लोग लौट के आ गए। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी अपनी पहली रैली बनारस में करते हैं और मेरी माता जी वहाँ मौजूद रहती हैं, प्रधानमंत्री जी ने उस मुलाकात की जिक्र मेरी माता जी से किया। 2002 का जिक्र 2014 में मेरी माता जी से, क्योंकि ये घटना जानने वाली केवल मेरी माता जी थी, आदरणीय मनोज सिन्हा जी थे और मैं था। वो मुलाकात की जो छोटी सी उनकी रही, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को याद था और उसकी चर्चा उन्होंने मेरी माता जी से, अपनी जो रैली थी उसमें माता जी भी उपस्थित हुई थी स्टेज पे, उनसे उन्होंने किया। तो अब आप बताइए, इतना इस संगठन का भी सबसे बड़ा व्यक्ति, इस देश के सबसे मतलब प्रधानमंत्री ही, उसको अपने इतने छोटे से कार्यकर्ता के बारे में 12 साल बाद भी याद रहा। तो अब आप अभी बात कर रही थी कि आपको लड़ना है, नहीं लड़ना है, आपको क्या करना है। तो अब आप खुद सोचिए कि जब इतने बड़े व्यक्ति को अपने छोटे से कार्यकर्ता के बारे में अगर पता है, तो वो हर किसी के बारे में उनको जानकारी है कि किसको कौन सी जिम्मेवारी कब कब कैसे कैसे देनी है। ठीक है। तो ये इस पार्टी की खूबसूरती है। जरूर कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि मैंने इतना मेहनत किया, मुझे आज ही हो जाना चाहिए, मुझे कल ही हो जाना चाहिए। लेकिन एक होता है ना कि भगवान जब देता है तो सही समय पे देता है। तो इतना भी भरोसा होना चाहिए समाज में भी, युवाओं में भी, कि ये पार्टी इस देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करती आई है और करेगी, और इस देश को सर्वप्रथम रख के काम कर रही है। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति का, चाहे वो कार्यकर्ता हो और चाहे इस देश का जनमानस हो, उसके हर छोटे बड़े बिंदुओं को वो ध्यान में रख के उस पर काम करेगी। तो मैंने ये फैसला हालांकि जनता के ऊपर ही छोड़ दिया। मैं चाहूंगी आप कमेंट करके बताएं। पीयूष जी तो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि 2027 में भी योगी आदित्यनाथ की ही सरकार बनने वाली है और पिछली बार से ज्यादा वोट आने वाले हैं। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप क्या सोच रहे हो और किधर का रुझान आपका है। हालांकि चुनावों में अभी बहुत वक्त है। बहुत शुभकामनाएं मेरी आपको। जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं वो और ज़्यादा आप मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ें, आपको और संबल मिले। रास्ते मुझे लगता है बहुत आसान आपके लिए अभी भी नहीं है, कुछ मुश्किलें, कुछ कठिनाई ज़रूर हैं, लेकिन उन सबको पीछे छोड़ते हुए आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद शालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।